गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर पीवाईक्यूज। ठीक है, पहले हम कवर करेंगे यहाँ पर पीवाईक्यूज पार्ट नंबर 1 के, पेपर नंबर 1 के, फिर हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज पार्ट नंबर 2 के, यानी कि पेपर नंबर 2 के। तो इस पूरी सीरीज को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करें। आपने मेंबरशिप ली हुई है, इसका फायदा उठाएं और सारे के सारे लेक्चर्स को अच्छे से करें और यही आपके एग्जाम में आएंगे। इसी से संबंधित सवाल आपको करते बनेगा, तो इन्हीं लेक्चर्स को आप बार बार देखें, प्रॉपर देखें और रिवाइज करें। उसी के साथ साथ अगर आपने आरपीएससी की पीवाईक्यू ई बुक ऑर्डर नहीं की है, जिसके अंदर आपको 2014 के और 2023 के सवाल एक ही जगह मिल जाते हैं और उसी के साथ साथ उनकी आंसर की भी लगी हुई है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन से चेक करके ऑर्डर कर सकते हैं। चलते हैं हम सबसे पहले सीधे सवाल अपने जो आया था आपका इस बार 2024 में आपके पेपर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से हम स्टार्ट करेंगे? आपकी यूनिट नंबर 1 से, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी के बारे में, यानी कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का। ठीक है, वहां से आपको पढ़ना है, सबसे बेसिक स्टडी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप करनी है। हम देखते हैं सवाल नंबर 114 को। सवाल नंबर 114 हमसे क्या कहता है? सवाल नंबर 114 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, आपको यहाँ पर तीन चीजें दी हुई हैं, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि मध्य तंत्रिका कोशिका, अपवाही तंत्रिका कोशिका और उसी के साथ साथ अभिवाही। एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये आपको पीवाईक्यू 2021 में यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज लगाते हैं तो वो भी आपको फायदा करेगा। ठीक है, ओके। एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बीच क्या फर्क होता है उसको पहले हम समझते हैं, एंड देन उसी के साथ इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। हम पहले एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन को समझें। उससे पहले हमको समझना होगा एक चीज, वो क्या है? वो है आपका ये ब्रेन और ये आपकी है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जब भी आपको, ये आपका ब्रेन है, ये आपका मस्तिष्क है और ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला है ये क्या बनाता है? ये जो ग्रीन वाला है ये बनाता है आपका सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ग्रीन वाला आपका बनाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड देन उसी के साथ ये सभी जो पिंक वाले हैं ये क्या बनाते हैं? ये पिंक वाले बनाते हैं आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये पिंक वाले क्या बनाएंगे आपके? ये पिंक वाले बनाएंगे आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब जैसे ही आप इस सीएनएस और पीएनएस को ऐड कर देंगे तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिला के बनाते हैं एक कंपोनेंट जिसको आप बोलते हैं नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में, सॉरी पेड़ बन गया यहाँ पर, ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में अनगिनत प्रकार के जो है क्या है, अनगिनत प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका कार्डियक सिस्टम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अलग अलग सिस्टम से बना हुआ आपका ये शरीर, जिसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जिसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। ठीक है, जब भी आपने बायोलॉजी पढ़ने की स्टार्ट की होगी या शुरुआत की होगी, सबसे पहले पढ़ा होगा आपने किसके बारे में? सबसे पहले पढ़ा होगा आपने यहाँ पर कोशिका के बारे में। ठीक है, तो ये जो कोशिका है, ये जो सेल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो जिस प्रकार से सेल, ये कोशिका आपकी इस कंप्लीट बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से इस नर्वस सिस्टम के अंदर, इस तंत्रिका तंत्र के अंदर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जस्ट उसका नाम वहीं से आता है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्योंकि ये कोशिका कहाँ पे मिलती है आपको? ये कोशिका आपको मिलती है केवल आपके तांत्रिक सिस्टम, यानी कि तंत्रिका सिस्टम के अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं यहाँ पर हम तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एज अ न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन दिखता किस प्रकार से है? न्यूरॉन कुछ आपका इस प्रकार से दिखता है। इसको आप एनसीईआरटी के अंदर भी देख सकते हैं या किसी अन्य पुस्तक के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहला आपका ये है आपका डेंड्राइट, फिर ये आपकी है एक्सॉन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपका सोमा है, बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या मिलते हैं? यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं आपके टर्मिनल बटन। ठीक है, ओके। तो अब ये न्यूरॉन है एक प्रकार का, लेकिन अभी आपने देखा यहाँ पर तीन प्रकार के न्यूरॉन आपको है। पहला है आपका है एफरेंट न्यूरॉन, दूसरा आपका है इफरेंट न्यूरॉन और तीसरा आपका यहाँ पर है इंटर न्यूरॉन के रूप में। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल न्यूरॉन की आकृति थी, लेकिन इसी के साथ साथ अब हमको देखना है ये तीन प्रकार के न्यूरॉन क्या काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको समझना होगा एक कंसेप्ट, वो क्या है? वो है आपका ये सीएनएस। ठीक है, जब भी आपको हरा वाला दिखे समझ जाइए यहाँ पर किसकी बात हो रही है?
यहाँ पर बात हो रही है आपके सीएनएस के बारे में, एंड देन उसी के साथ ये जो पिंक वाले चल रहे हैं ये क्या है, ये है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले हम बात करेंगे आपके इफेरेंट न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, अच्छा ये आपको मालूम होगा आई गेस कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है। न्यूरॉन का फंक्शन होता है कि उसको संदेश पहुंचाना है। ठीक है, न्यूरॉन का काम क्या है बेसिक, कि एक संदेश को, यहाँ से संदेश जो आ रहा है ये डेंड्राइट रिसीव करेगा। ठीक है, और ये डेंड्राइट से ये एक्सॉन से होते हुए आगे जाएगा, इस प्रकार से उचकते हुए जाएगा, एंड देन आगे जाके अगले न्यूरॉन को देगा, मतलब या फिर कोई मसल सेल को देगा या कोई स्केलेटल सेल जो भी है वहां पर उसको देगा। ठीक है, तो N1 न्यूरॉन पास करेगा मैसेज N2 को, N2 पास करेगा M3 मसल को, M3 मसल पास करेगी N4 न्यूरॉन को। इस प्रकार से पूरी जो प्रणाली है ये यहाँ पर चलती रहती है ताकि आपकी बॉडी में क्या हो, ताकि आपकी बॉडी में संदेश फटाफट पहुंचते जाए। ठीक है, ओके। अब ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, जब भी हम बात करेंगे आपकी एग्जिट के बारे में। ठीक है, एग्जिट मतलब क्या होता है, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो जब भी संदेश क्या होगा, जब भी संदेश आपका बाहर निकलेगा, अब ये संदेश कहां से बाहर निकलने वाला है, संदेश बाहर निकलेगा आपके सीएनएस से। ठीक है, मेन आपकी जो बिंदु पॉइंट रहेगा आपको याद करने का वो सीएनएस रहेगा। ठीक है, तो सीएनएस से जब भी कोई सूचना एग्जिट करेगी यानी कि बाहर जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इफेरेंट न्यूरॉन। जब भी कोई सूचना बाहर जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इफेरेंट न्यूरॉन। और उसी हिसाब से जब भी कोई सूचना क्या करेगी अंदर, ठीक है, इसको आप हिंदी में कैसे लिखते हैं, अंदर लिखते हैं इस प्रकार से, तो ए से ध्यान रखिएगा अंदर। जब भी कोई सूचना कहां जाएगी, जब भी कोई सूचना आपके सीएनएस के अंदर जाएगी। ठीक है, whenever the information is going inside your central nervous system, अंग्रेजी में। ठीक है, तो जब भी सूचना कहां जा रही है, जब भी सूचना आपके सीएनएस के अंदर जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एज अ हमारा वहां पर एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, तो ये दो बात आपने ध्यान रख ली कि एफरेंट न्यूरॉन का वर्किंग क्या होती है और इफरेंट न्यूरॉन की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, सवाल तो आप इसी बेस पे सॉल्व कर लेंगे कि एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, लेकिन अभी हमको देखना है यहाँ पर तीसरा भी, वो क्या है, वो है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित करता है ए और ई के बीच में, वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर आई। अब देखिए ये सवाल को आप केवल 1 से लेके 5 सेकंड के अंदर इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। सवाल देखिए क्या बोलता है, एफरेंट न्यूरॉन की वर्किंग दी हुई है, इफरेंट न्यूरॉन की वर्किंग दी हुई है और आपको इंटर न्यूरॉन की वर्किंग यहाँ पर दी हुई है। कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्रीन वाला ध्यान रखिएगा, टू द मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो आपके एफरेंट न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी जानकारी को बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अभी सीखा है, अभी समझा है कि जो इफरेंट न्यूरॉन है वो क्या करते हैं, वो इस जानकारी को बाहर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो गलत मैच हो गया, ए मैच नहीं करेगा। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि ए मैच नहीं होने वाला तो इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, आपका आंसर बचेगा केवल सी ओनली। ठीक है, अनुत्तरित प्रश्न आपको करना ही नहीं है। अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो ये सिचुएशन आपकी कभी भी नहीं आएगी कि आप उस आंसर को मार्क ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका यहाँ पर केवल सी ओनली। अब ये सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है आपकी मध्य तंत्रिका कोशिका के बारे में, यानी कि इंटर न्यूरॉन के बारे में। अब ये इंटर न्यूरॉन का काम क्या है, इंटर मतलब क्या है, जैसे आपने देखिए इंटरपर्सनल सुना होगा, यानी दो लोगों के बीच में, ठीक उसी प्रकार से इंटर न्यूरॉन कर दीजिए तो कनेक्ट द एफरेंट न्यूरॉन्स टू द इफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, तो एफरेंट वाली को कनेक्ट करती है इससे, ताकि यहां से संदेश आएगा और फटाक से यहां से उसको वापस मिल जाएगा। अगर ये वाला स्टेटमेंट यहां लिखा होता और ये वाला स्टेटमेंट यहां लिखा होता तो तीनों के तीनों सही होते, लेकिन चूंकि यहाँ पे रिवर्सल में दिया हुआ है, एफरेंट न्यूरॉन का काम क्या है, कैरीज फ्रॉम द सेंसेस, आपकी आई हो गई, आपकी ईयर हो गई, आपकी जो भी है नोज हो गई, यहां से लेके जाएगा कहां पर, आपके सीएनएस के पास में, जो भी आपके सेंसेस है वो कहलाएगी आपकी एफरेंट न्यूरॉन। एंड जस्ट उसका अपोजिट इफरेंट न्यूरॉन का काम क्या है कि सीएनएस से जानकारी को आगे भेजना। ठीक है, तो सवाल को हमने क्लियर किया यहाँ पे, सवाल नंबर 114, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। एंड आई होप आपको यहाँ पर अभिवाही तंत्रिका कोशिका, अपवाही तंत्रिका कोशिका और मध्य तंत्रिका कोशिका के बारे में डिस्टिंक्शन आपको मालूम पड़ गया हो। अब हम चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लियाल कोशिकाओं का कार्य नहीं है, Which one of the following is not a function of glial cell? इस सवाल को करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि आपको किसी भी नर्वस सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी क्या बताया है, किसी भी तंत्रिका तंत्र का बेसिक जो कार्यप्रणाली है वो क्या है, वो है उसका न्यूरॉन। ठीक है, लेकिन क्या आपके नर्वस सिस्टम में केवल न्यूरॉन उपलब्ध है, इसका उत्तर है नहीं। आपके न्यूरॉन के साथ साथ एक और चीज उपलब्ध है और वो क्या है, वो है आपके ग्लियाल सेल्स।
ठीक है। अब ये ग्लियाल सेल्स क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो गेटिंग न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण करना, चलिए हमको इसके बारे में मालूम नहीं। क्रिया विभव उत्पन्न करना, जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, यस बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये ही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, सवाल के अंदर पूछा गया है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लियाल सेल्स, ठीक है, यानी कि ग्लियाल सेल का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, वो सवाल को यहां पर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है, जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अभी आपने चंद मिनट पहले जब न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था तो कैसे बताया था कि जानकारी कहां से जाएगी, N1 से यहां पर आएगी, इसके पास मिलेगी डेंड्राइट के पास, एंड देन यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते होते आगे N3 के पास जाएगी, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहे हैं आपके न्यूरॉन, ठीक है, ये काम कौन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके न्यूरॉन। तो यहाँ पे आपके ग्लियाल सेल का तो कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है, ग्लियाल सेल्स की तो हमको बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है आपका जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, क्रिया विभव उत्पन्न करना ग्लियाल कोशिकाओं का कार्य नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ग्लियाल कोशिकाओं का कार्य क्या क्या है। गेटिंग न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन को पोषण पहुंचाना, क्लीनिंग अप द रिमेन्स ऑफ डेड न्यूरॉन्स, जो मृत कोशिकाएं हैं उनको मदद करना, ठीक है, और उसी के साथ साथ जनरेटिंग माइलिन। जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर 4 पढ़ा, हमको दिख रहा है अगला सवाल जो आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर कि सीएनएस के अंदर कौन बनाता है माइलिन शीथ और पीएनएस के अंदर कौन बनाता है माइलिन शीथ, ठीक है। तो जनरेटिंग माइलिन का काम भी किसका है, ये काम है आपके ग्लियाल सेल्स का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको एक ग्रीन वाला मिलेगा सीएनएस, इसके अंदर कौन, देखिए यहां पर आपको ओ दिख रहा है, एक प्रकार से यहां पर थोड़ा सा ओ का शेप बन रहा है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। सीएनएस के अंदर कौन बनाता है आपका, सीएनएस के अंदर बनाएगी आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, और पीएनएस के अंदर क्या बनाएंगे, पीएनएस के अंदर बनाएंगे आपके श्वान सेल्स, ठीक है। तो ये श्वान सेल्स और ये जो आपके बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, ये बनते हैं आपकी माइलिन शीथ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, आपके एक्सॉन को कवर करने के लिए, ठीक है, एक्सॉन को ढकने के लिए, झांकने के लिए। और ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं आपकी ग्लियाल सेल से। अगर आप इस इमेज के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं श्वान सेल्स और यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये जो आपको एस्ट्रोसाइट दिखते हैं ग्लिया, ये भी इसके कनेक्टेड रहते हैं आपके न्यूरॉन से, इनकी वर्किंग अलग रहती है। ये आपके माइक्रोग्लियाल है और ये आपके एपिडेमल सेल्स हैं। ये सभी क्या है, ये सभी आपके एक प्रकार के ग्लियाल सेल्स हैं। इनका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट प्रदान करना। ये जो आपके मृत तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करना, उनको उठा के यहाँ वहां रखना, और उसी के साथ साथ तीसरा काम इसका होता है माइलिन शीथ का निर्माण करना, जनरेटिंग माइलिन, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यहाँ भी अनउत्तरित प्रश्न करने का, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड का स्कोप खत्म हो जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 116 हमसे बोल रहा है पीपल वेरी इन देयर परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल्स विच मे बी ड्यू टू, यानी कि लोगों की प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक शैली में अंतर होता है जिसका कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है, यहाँ पर लोगों का प्रत्यक्षीकरण किस सीमा तक लचीला है, ये उनके व्यक्तित्व के पहलू, कठोर विश्वास, क्षेत्र निर्भरता या क्षेत्र स्वतंत्रता, और उसी के साथ साथ प्रेरक। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर केवल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर ऑड वन आउट है। रिजिड बिलीफ की हम बात नहीं करेंगे, कठोर विश्वास की हम बात नहीं करेंगे, और आपका आंसर निकल आएगा एज EABD, ठीक है, EABD ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है दो प्रकार की चीज। पहला आपका यहाँ पर परसेप्चुअल, परसेप्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज को सबसे पहले आपका अवधान आएगा, अटेंशन आएगा, फिर आपका सेंसेशन आएगा, ठीक है, अटेंशन, सेंसेशन एंड फिर आपका आता है यहाँ पर परसेप्शन, ठीक है। तो ये जो परसेप्शन है ये कहां से आता है, ये परसेप्शन आता है आपके, सॉरी ये वाला आपका पहला आएगा, सेंसेशन पहले आएगा, फिर आपका अटेंशन आएगा। जब सेंस करेंगे तभी तो आप अटेंड कर पाएंगे उस चीज को, एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पर परसेप्शन आता है, ठीक है। तो ये जो आपका परसेप्शन आता है किस प्रकार से आता है, ये आपके लिए अलग हो सकता है। मान के चलिए यहाँ पे एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठीक है, ठंड के दिन है, आप यहाँ पे रखा हुआ है पानी, हो सकता है इसके अंदर जो गर्म पानी है वो आपके लिए ज्यादा गर्म हो और हमारे लिए कम गर्म हो, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, द डिग्री टू विच देयर परसेप्शन आर फ्लेक्सिबल, हो सकता है हमको ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है वो, आपको ज्यादा गर्म लग सकता है, या फिर ठंडा पानी है तो वो ज्यादा हो सकता है ठंडा आपको लगे, हमको नहीं लगे, या हमको लगे आपको नहीं लगे, ठीक है। उसी के साथ साथ एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी, कि उनके व्यक्तित्व के जो पहलू है वो भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। किसी को एक प्रकार की चीजें ही पसंद होती है, किसी को दूसरे प्रकार की चीजें पसंद हो सकती है, ठीक है। फिर आपके मोटिव्स, प्रेरक आपके हैं, आपका मोटिव है उस चीज के बारे में या नहीं है, वो भी डिपेंड करता है। एंड देन फील्ड डिपेंडेंस और फील्ड इंडिपेंडेंस भी है। सवाल अगली बार आने का इससे संबंधित बहुत ही लो है, बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऊपर के दोनों सवालों की बहुत ही हाई संभावना है, ठीक है।
इसका आंसर है EABD। तो खराब सवालों पे आप जानते हैं हमको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है आपका सवाल नंबर 117। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, What is the ability whereby the structure and functions of brain cells change in response to trauma, damage और even learning? वह कौन सी क्षमता है जिसके द्वारा आघात, क्षति या यहाँ तक अधिगम के प्रति प्रतिक्रिया में मस्तिष्क कोशों की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन होता है? अब यहाँ पे आपको समझनी है एक चीज, वो क्या है, वो है आपका लेसियोन। अब ये इस लेसियोन के अंदर होता क्या है, इस लेसियोन की जब भी आप बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके, अब देखिए कहानी फिर से जाएगी कहां पर, कहानी फिर से जाएगी आपके सेल के ऊपर। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया सेल के बारे में। अब ये आपको मालूम है सबसे छोटी जो इकाई है आपके बॉडी में वो क्या है, वो है आपके सेल। और अगर हम नर्वस सिस्टम में बात करेंगे तो आपका न्यूरॉन सेल। इन्हीं सेल से मिलकर क्या बनते हैं आपके ऊतक, जिनको आप कहते हैं टिश्यू के रूप में। ठीक है, सेल काफी सारे मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, काफी सारे सेल मिलकर बनाएंगे आपके टिश्यू। और यही टिश्यू जो मिलकर बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके ऑर्गन। ठीक है, ये बायोलॉजी क्लास नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं हमारी वीडियो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सेल रहेगा बेसिक, सेल मिल के क्या बनाएंगे आपकी, ये बनाएंगे टिश्यू। और ऐसे ही टिश्यू बड़े बड़े मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ऑर्गन। तो जो आपका हार्ट एक ऑर्गन है, या आपका लीवर एक ऑर्गन है, या किडनी एक ऑर्गन है, कैसे बनी है, ये इसी प्रकार से बनी है। इसको अगर आप तोड़ने स्टार्ट करेंगे तो क्या होंगे, आपको बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे। और जब ऐसे टिश्यू को आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेंगे, आपको बहुत सारे करोड़ों खरोड़ों आपको यहाँ पर सेल मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब होता क्या है इस लेसियोन के अंदर, आपके ब्रेन का, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम में, तो पॉसिबली आपके ब्रेन का हम करते हैं जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, आपके किसी ब्रेन के टिश्यू को अगर क्षति पहुंच जाती है, डैमेज पहुंच जाता है आपके ब्रेन के किसी टिश्यू को। ठीक है, ब्रेन के टिश्यू मतलब काफी सारे सेल्स होंगे। अब यहाँ पर कहीं अगर डैमेज पहुंच जाएगा, ठीक है, किसी कारण से हो सकता है, अलग अलग कारण हो सकते हैं, वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम जानबूझ के करते हैं, ठीक है, जानबूझ के जब हम अपनी स्टडी के लिए किसी को डैमेज पहुंचाते हैं, किसी ब्रेन के टिश्यू को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमारा लेसियोन। और अब यहाँ देखिए शैलो लेसियोनिंग और डीप लेसियोनिंग समझ में आएगा आपको। सतही क्षति और गहरी क्षति हो सकती है कि आपके जो टिश्यू है, आपके जो ब्रेन का टिश्यू है, ठीक है, उसमें हो सकता है डीप लेसरिंग हुई हो, अंदर तक उसको क्षति पहुंची हो उस टिश्यू को, या फिर शैलो लेसरिंग हो सकती है, सतही क्षति भी हो सकती है। ठीक है, अब ये दोनों ही केसेस में आपका इंटेंशनली भी हो सकता है और नॉन इंटेंशनली भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को रिसर्चर को रिसर्च करनी है तो वो शैलो लेसरिंग कर सकता है, डीप लेसरिंग कर सकता है, लेकिन ये किसी और कारण से भी हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, सिंपल, ये आपकी एक बोतल है, ठीक है, इस बोतल में आप क्या कर देंगे, छेद जब कर देंगे तो क्या होगा, वहां से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस लेसनिंग में भी इसी प्रकार से होता है कि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है ताकि आगे कंटिन्यू हो सके स्टडी। लेकिन हम यहाँ पर इस प्रकार से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, संरचना एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेन सेल चेंज, यानी कि जो एक ब्रेन सेल का काम है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू, रिस्पॉन्स क्या है, किसके एवज में वो होता है, वो है आपके ट्रॉमा, डैमेज और इवन लर्निंग। यानी कि अगर आपको क्षति पहुंच जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, उसके बावजूद भी, या फिर कुछ अगर आप सीख भी रहे हैं तो भी क्या होंगे, जो आपके ब्रेन है उसके फंक्शन, प्रकारात्मकता और उसकी संरचना में फर्क होता है। वो क्यों होता है, वो होता है आपके ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं होगा, ना ही यहाँ पर हम सेल रीजनरेशन की बात कर रहे हैं। ये क्या है आपका, ये है आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए हिंदी में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको यहाँ पर सतही क्षति और उसी के साथ साथ गहरी क्षति के बारे में कंसेप्ट क्लियर है कि ये लेसनिंग किस प्रकार से होती है। आगे अगर इसमें डिटेल में सवाल आता है तो उसको हम वहां पर जरूर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल रीजनरेशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। और उसी के साथ आपको देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट बताना चाहते हैं, वो है आपके न्यूरोजेनेसिस का। ठीक है, जेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है आपका उत्पत्ति। ठीक है, अगर आप जाएंगे बाइबल के अंदर जेनेसिस चैप्टर 1 के अंदर क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि इन द बिगिनिंग द गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। ठीक है, शुरुआत में सबसे पहले क्या बनाया गया, स्वर्ग और धरती इस प्रकार से बनाई गई। जेनेसिस मतलब क्या होता है, इसकी कहने का मतलब है यहाँ पर आपकी उत्पत्ति से मतलब है। ठीक है, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं न्यूरो की, यानी कि न्यूरॉन्स आएंगे वहां पर नए नए। ठीक है, तो न्यू न्यूरॉन्स का बनना अपने न्यूरॉन्स से, ठीक है, या न्यू न्यूरॉन्स फॉर्म होना, ये कब होता है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम याद करिए, जब आप होते हैं एक छोटे से बेबी, या फिर जब आप एम्ब्रियो से बाहर निकलते हैं, ठीक है, एक भ्रूण रहते हैं, उस समय भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपके नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं दिमाग में, मस्तिष्क में, और ये डेवलपमेंट जब आपका होता है एम्ब्रियो से लेके बेबी तक आगे जाके और बड़े होते हैं आप 1 वर्ष 2 वर्ष, तो ये क्या होता है, फास्ट रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं
तो ये नए न्यूरॉन बनना की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन आपके लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आपके नए न्यूरॉन के जनरेशन से। ठीक है, यहाँ पर हम रीजनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके न्यूरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, न्यू न्यूरॉन्स। ठीक है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? अच्छा देखिए, प्लास्टिसिटी क्या होती है? बोलते हैं उसकी बॉडी प्लास्टिक है, यानी कि लचीली टाइप की है। ठीक है, तो वो जो है आपका उसको वो क्या लचीला है? यहाँ पे आपका न्यूरॉन जो है वो यहाँ पर लचीला है, मतलब आपका ब्रेन जो है वो इतना स्मार्ट है कि वो नई चीजों को, इन सब चीजों को क्या कर लेगा? वो अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, डैमेज और इवन लर्निंग, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 118 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 118 कहता है विच पार्ट ऑफ द आई हार्डन्स एज वी एज thus causing many to suffer from presbyopia। अगर आपने कभी 10वीं कक्षा का साइंस पढ़ा है तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वीडियो कंटिन्यू करिए। रॉड्स, कोन्स, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, तो ये तो आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। शलाकाएं, शंकु, लेंस और नेत्र काचाभ द्रव यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द आई हार्डन्स एज वी एज, जैसे 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 हमारी एज बढ़ती जाती है क्या होता है? ये हार्ड होता जाता है। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑब्वियसली लेंस। आई होप आपको भी यहाँ पर बन गया होगा, सही आंसर आपका लेंस है। ठीक है, अब विट्रस ह्यूमर देखिए एक प्रकार से लिक्विड टाइप का होता है, तो वो हार्ड नहीं होगा, यहाँ पर उसकी बात नहीं होगी, और ना ही आपके रॉड्स एंड कोन्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स क्या है? ये है आपके यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स या इसको आप रिसेप्टर सेल्स भी बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं? जो जानकारी आपकी लेते हैं, यानी कि अगर आप इस प्रकार से एक खूबसूरत से पेड़ को देख रहे हैं जहां पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये जानकारी कहाँ बन रही है? जानकारी बन रही है ऐसी आके, ये आपकी आंख स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अंदर घुसेगी, ये लेंस से आगे इस प्रकार से आएगी जानकारी। ठीक है, और आपका ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर कैसी बनेगी आपकी? ये इस प्रकार की इमेज बनेगी उल्टी। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है, ये आपकी उल्टी इमेज बनाता है यहाँ पर इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या मौजूद है? ये जो आपका एंड वाला पोर्शन है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दृष्टिपटल, यानी कि आपका रेटिना। तो इस रेटिना के ऊपर क्या उपस्थित है? इस रेटिना के ऊपर उपस्थित है आप रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स ये आपके ज्यादा उपस्थित है, एंड उसी के साथ साथ आपके जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स, क्योंकि रिसीव करेंगे, आगे आपके गैंग्लियन सेल के पास भेजेंगे, और उसके बाद आगे जाके कहां भेज देते हैं? वो आगे जाके भेज देंगे आपकी नॉट ऑडिटरी, सॉरी, आपकी विजुअल ट्रैक्ट या नर्व, वो जो आपकी है, ठीक है, आगे वहां से इस प्रकार से इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी एक खूबसूरत सी आंख, और जब इसके अंदर हम चलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? इसके अंदर जैसे ही हम जाएंगे आपको दिख रहा है यहाँ पर लेंस। ये जो आपको लेंस दिख रहा है ना, ये क्या होता है? जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी, ये लेंस आपका हार्ड होता जाएगा। हर किसी के अंदर नहीं, बट जिनको ये प्रेसबायोपिया होता है उनके अंदर बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये लेंस आपका हार्ड होता जाएगा, और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका विट्रस ह्यूमर है, उसी प्रकार से एक्वेस ह्यूमर भी रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेटिना है और ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये आपके लिए आईएमपी है, क्योंकि इसको आप पढ़ते हैं विजुअल पाथवे के अंदर। ठीक है, अब ये जो रेटिना है इसके अंदर क्या चिपके हुए हैं? यहीं पर चिपके हुए हैं आपके रॉड्स एंड कोन्स, जो क्या कर रहे हैं? जो फोटॉन्स बाहर से आ रहे हैं उनको रिसीव करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, और यहाँ के बाद जानकारी कहाँ जाएगी? आपकी इस ऑप्टिक नर्व से होते हुए आपके अंदर थैलेमस के पास, आपके एल्जियन के पास, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास, वहां से होते हुए फिर आगे कहां पर जाएगी? फिर जाएगी आपके ऑसिपिटल लोब के अंदर। ऑसिपिटल लोब के अंदर जाने के बाद आपके V1 V2 एरियाज में आएगी, ब्रॉडबैंड वाले, वो अलग बात है। फिलहाल यहाँ देखिए जैसे ही लाइट अंदर एंटर करेगी आपके, ये बनेगी रेटिना पे इमेज। अब सबसे पहले देखिए आपको क्या मिलेंगे? बाहर मिलेंगे रॉड्स एंड कोन सेल्स, यानी कि सबसे अंदर की तरफ। ठीक है, सबसे अंदर कहाँ मिलेंगे आपको? सबसे अंदर मिलेंगे आपको रॉड्स एंड कोन सेल्स। उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर बाइपोलर, ये वेरी वेरी आईएमपी है, कई बार आपको पूछ लेंगे, इसको जमाओ। आपका आरपीएससी है, इसमें नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आपके बाइपोलर सेल्स हैं। एंड आपको लगता है इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स के बाद कहां जा रही है इन्फॉर्मेशन? उसके बाद जा रही है इन्फॉर्मेशन आपके बाइपोलर सेल्स के पास, देन फिर जा रही है गैंग्लियन के पास, और गैंग्लियन के जो एक्सॉन मिलके मोटी मोटी फाइबर बना लेते हैं इस प्रकार से, इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को आप बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। एंड यही ऑप्टिक नर्व आगे जाके कहां पहुंचेगी? यही ऑप्टिक नर्व आगे जाएगी आपके ऑसिपिटल लोब के अंदर। ठीक है, ऑसिपिटल लोब में आपका कौन सा एरिया रहता है? वहां पर रहता है आपका विजुअल एसोसिएशन एरिया। एंड देन वहीं के बाद आपकी जो है पैराइटल लोब में एंड टेम्परल लोब में जानकारी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज को देख रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए आपको एक और डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। यहाँ पर सवाल किस पे आया था? आपके प्रेसबायोपिया के ऊपर आया था इस बार। ठीक है,
तो हो सकता है अगली बार आपका सवाल मायोपिया के ऊपर भी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है बेसिकली डिफरेंस, आपकी जो इमेज बनती है वो आगे बनती है या पीछे बनती है। ठीक है, जब आपको नजदीक की चीजों पे फोकस करने में दिक्कत हो जाए तो आपको समझ लीजिए प्रेस बायोपिया हो रहा है, एंड देन उसका अपोजिट हो जाए तो आपका यहाँ पर मायोपिया का शिकार आप यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या रहा है देखिए, मायोपिया की इमेज अगर आप देखेंगे तो मायोपिया में जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही है, वो बन रही है पहले आपके रेटिना के पहले। रेटिना कहाँ पर आएगा आपका, रेटिना आपका यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इमेज बन रही है उसके पहले आपकी यहाँ पर गिर जा रही है। अब उसी का ऑपोजिट देखिए प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज आपकी यहाँ पर आपके रेटिना के पीछे जाके पड़ रही है। फोकल पॉइंट देखिए शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर। यही फर्क होता है मायोपिया में और प्रेस बायोपिया में। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मायोपिया में इमेज रेटिना के पहले गिर जाएगी और प्रेस बायोपिया में रेटिना के बाद में इमेज गिरेगी। ठीक है, तो इसको रूल आउट करते हैं ऑप्शन नंबर 5 को। शलाकाय रॉड्स भी नहीं होगा, कोन्स भी नहीं होगा, विट्रस ह्यूमर भी नहीं होगा, सभी आपने देख लिया। सही आंसर कहलाएगा इसका लेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 119 क्या बोल रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सुना, आपके दिमाग में क्या फोटो खींचनी चाहिए, सबने बताया था ये आपका सीएनएस है, पिंक वाले जो रहेंगे आपके वो क्या है, वो आपके पीएनएस है। तो ये बताइए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट रहेगा आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जैसे ही आप आते हैं आपको दो प्रकार के देखने मिलते हैं, एक आपको देखने मिलता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपको देखने मिलता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न्ड विथ द रेगुलेशन ऑफ आपके स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स, चिकनी मांसपेशियां, कंकाली मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां और आपकी ग्रंथियां। ठीक है, सवाल देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको एक फर्क मालूम होगा किस किस के बीच में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बीच में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच में, तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स क्या होते हैं आप, चलिए ग्लैंड्स थोड़ा बहुत मालूम होगा, लेकिन बाकी क्या है आपको कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, चिकनी मांसपेशियां, कंकाली मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, ग्रंथियां, क्या ग्रंथियां आपको मालूम हो सकता है, लेकिन बाकी के बारे में आपको हो सकता है उतनी जानकारी ना हो। लेकिन आपको ये तो मालूम है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये जो भी फंक्शन करेगा कैसे रहेंगे, वो रहेंगे आपके ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक फंक्शन रहेंगे आपके। ठीक है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या रहेगा, कायिक तंत्रिका तंत्र में क्या रहेगा, ये जो फंक्शन रहेंगे ये रहेंगे आपके वॉलेंटरी, आपकी इच्छा से होगा। ठीक है, अब केवल ये सोच के देखिए, केवल ये सोच के देखिए कि इन चारों में से आपकी इच्छा से क्या हो सकता है। ठीक है, क्या जो ग्रंथियां हैं, क्या जो ग्लैंड्स हैं, वो आपको पूछ के हार्मोन छोड़ेंगे क्या, ये मतलब बताइए कि कौन सा छोड़ना है, ग्रोथ छोड़ना है, अभी नहीं छोड़ना है, एसीटीएच छोड़ना है ना, क्या छोड़ना है, एड्रेनलिन निकालना है, नॉर एड्रेनलिन निकालना है कि नहीं निकालना, आपसे पूछेंगे क्या, आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, यानी कि डी इसमें आंसर होगा। ठीक है, डी इसमें आंसर होगा। अब यहाँ देखिए हृदय मांसपेशियां, कार्डियक मसल, क्या कभी आपने अपने दिल को बोला है, हार्ट को बोला है कि मत धड़को आज, थोड़ा धीरे धीरे धड़को या तेज धड़को या फिर इस प्रकार से कार्य करो, ये भी नहीं बोला, यानी ये भी आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेकिन कंकाली मांसपेशियां, ये जो कंकाली मांसपेशियां है, स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, आपके स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, कभी अगर आपने देखा हो इस प्रकार से, ये कंकाल रहता है इस प्रकार से, और ये किससे रूल करता है, किससे रेगुलेट होगा, ये रेगुलेट होगा आपके कौन से नर्वस सिस्टम से बताइए, ये होगा आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि कंकाल मतलब क्या है, आपकी हड्डियों की बात हो रही है, आप हड्डियों का मूवमेंट जब तक आप नहीं चाहेंगे पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके जो स्केलेटन है या जो आपके हड्डियां हैं, ठीक है, स्केलेटन मतलब क्या है, हड्डियों का कंकाल या ढांचा। ठीक है, तो जब तक आप नहीं चाहेंगे कि मेरा हाथ उठे, वो हड्डी उठे, वो नहीं उठेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए एलिमिनेट होता है। जैसे ही हम बी एलिमिनेट करते हैं, वी आर ऑलरेडी एट द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सी डी इसका सही आंसर। ठीक है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये तीनों को रेगुलेट कौन करेगा, ये रेगुलेट करेगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स को कौन करता है, स्केलेटल मसल्स को आपको यहाँ पर रूल करेगा या रेगुलेट करेगा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी स्केलेटल, ये आपकी स्मूथ और ये आपकी कार्डियक है। ठीक है, तो स्मूथ और कार्डियक कौन रूल करेगा, ये रूल करेगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। लेकिन आपका जो एएनएस है वो आपको स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, आपको समझाने के लिए कंकाल बताया था वहां पर, लेकिन आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको मूव करने के लिए क्या चाहिए, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम वहां पर चाहिए होगा। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 120, और ये कई लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आपके लिए काफी आसान है अगर आप समझ जाएंगे कि इसमें केवल एक एक हैक।
आपको यहाँ पर दिए हुए हैं साइड में न्यूरोट्रांसमीटर्स और यहाँ पर दी हुई है आपको पॉसिबल डिजीजेस, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है बेसिकली आपको यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर दिया हुआ है और उसकी फंक्शनिंग वगैरह पूछी हुई है कि किस प्रकार से कहाँ पर ये काम करेगा, कहाँ पर काम नहीं करता है, कौन सी डिजीज के अंदर, ठीक है। ओके, अब एसिटिलकोलिन दिया हुआ है, एसीटीएच, डोपामाइन, सेरोटोनिन और आपके एंडोर्फिन, ठीक है। अब इसमें केवल एक हैक है कि आपको एंडोर्फिन्स आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, जब भी आपको मान के चलिए कोहनी में आपके दर्द लग गया या आपके घुटने में दर्द लग गया या आपको झटका जब भी लगता है तो एकदम से क्या होता है, वहां पे काफी दर्द होता है और फिर धीरे धीरे जो है वो पेन सबसाइड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो जो दर्द है वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करता है। आप मान के चलिए चलते हुए कहीं जा रहे हैं, एकदम से आपके पैर में लगता है, ठीक है, बहुत जोर के दर्द होता है वहां पे, लेकिन जैसे जैसे आप फिर अपने काम में आगे जाते हैं वो धीरे धीरे जो पेन है वो क्या हो जाता है, वो वहां से हट जाता है, वो सबसाइड हो जाता है वहां से, ठीक है। और ये काम किसका है, ना तो ये काम आपके एसिटिलकोलिन का है, ना ही ये काम आपके डोपामीन का है, ना ही ये काम आपके सेरोटोनिन का है, केवल और केवल किसका काम है, ये काम है आपके एंडोर्फिन्स का, ठीक है। तो एंडोर्फिन्स का काम क्या है, आपके पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स, ये आपकी बॉडी में कहीं से लाने नहीं होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऊपर वाले ने आपको भेजा है, ये सब दे के भेजा है। एंडोर्फिन्स को क्या करेंगे आपके, ये हैं आपके पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स, ये ऐसे रसायन है जो क्या करते हैं, आपके पेन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने डी के साथ 3 को मैच किया, आपका काम आसान हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन की तरफ तो जाना ही नहीं है, अगर आप वीडियोस प्रॉपर फॉलो करेंगे तो। डी के साथ क्या है सही ऑप्शन, डी के साथ आपको यहाँ पर 3 मैच किया, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। बाकी आप मैच करें ना करें, लेकिन आरपीएससी केवल इतना चाहता है कि आपको, इस बच्चे को केवल ये पता है कि नहीं कि एंडोर्फिन्स का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए सी के साथ क्या बोला हुआ है, सी के साथ बोला हुआ है आपको यहाँ पर 2। सेरोटोनिन क्या है, ये काम करेगा आपके डिप्रेशन में, नहीं विश्वास हो रहा है जाके एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए बी के साथ आपका 4 है, डोपामीन क्या है, आपके पार्किंसंस डिजीज में आएगा काम। और ए के साथ क्या है, ए के साथ 1 है, यानी ये जो आपका एसीटीएच है किसके लिए है, ये आपके अल्जाइमर डिजीज के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आप देखने वाले हैं चीजें आपके सामने हैं, बस आपने उसको जो है प्रॉपरली देखना है और वीडियोस को अच्छे से फॉलो करना है, आपका बड़े आराम से हो जाएगा। सी देखिए सेरोटोनिन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, सी के साथ क्या मैच किया है, 2 मैच किया है, डिप्रेशन मैच किया है, ठीक है। सेरोटोनिन के साथ डिप्रेशन मैच किया है, क्यों किया हुआ है उसका उत्तर देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया टू एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामीन, खैर आपको पूछा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, डोपामीन की वजह से आपको स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी देखने मिल सकता है। एंड डिप्रेशन टू लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन, यानी कि आपकी बॉडी में जैसे ही इस न्यूरोट्रांसमीटर की सेरोटोनिन, आई गेस ये H-T5 होता है, तो जैसे ही आपका ये सेरोटोनिन लो हो जाएगा, आपकी इसकी लो एक्टिविटी हो जाएगी, तो आपको क्या मार जाएगा, आपको डिप्रेशन मार जाएगा। एंड दैट इज वाई दे हैव गिवन सी के साथ आपका 2। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ये 2 आपकी बेसिक चीजें थी, इसको आपको जानना था, और अन्यथा अगर नहीं भी आप जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल है आपका, विच व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्स, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, N1 से लेके N2 तक कैसे पहुंच रहा है उतना बता दो इनको, 0.5 नंबर आराम से हंसते खेलते हुए लेकर जाओ। रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, बाइंडिंग ऑन रिसेप्टर साइट्स, या फिर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, तंत्रिका संचारक का निर्गमन, पोस्ट सिनेप्टिक क्षमता, रिसेप्टर साइट पर जुड़ना, और तंत्रिका संचारक का संश्लेषण। लेकिन ये सवाल ट्रिकी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी एक्सॉन और उन सब की बात नहीं की गई है, सीधे आपको यहाँ पे लाया गया है। कहां पर लाया गया है, आपको सीधे यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, ये इस प्रकार से, और ये आपका N2 है, यहाँ पे रिसेप्टर साइट लगी हुई है इस प्रकार से। ये आपसे पूछ रहे हैं, ये आपका N2 है यानी कि पोस्ट साइनेप्स है, ये आपका N1 है यानी कि प्री साइनेप्स है। सवाल को पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब ये बड़ी बात है, सबसे लास्ट में आएगा, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल की बात है। आंसर तो आपका ऑलरेडी निकल गया है, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो आपका टर्मिनल बटन बन रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, संश्लेषण होगा किसके, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का, इन छोटे छोटे डब्बों के अंदर, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे ही आपका एपी आ जाएगा यहाँ पे, इनको बोलेगा निकलो, छूटो, भागो, और क्या करेंगे, ये निकल छूट के भाग के यहाँ पर आ जाएंगे इस साइनेप्स के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जहां पे उसको फंसना होगा वहां पर रिसेप्टर साइट्स में जाकर वो फंस जाएगा, बाइंडिंग और रिसेप्टर साइट पर जुड़ना हो जाएगा, और उसके बाद अंत में क्या रहेगा, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जब जैसे ही जुड़ेगा, अगर वो एक्साइटेटरी हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल आगे जनरेट हो जाएगा।
आई होप आपको मालूम हो फर्क डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेटरी साइनेप्सिस एंड आपके इनहिबिटरी साइनेप्सिस। ओके, यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 DACB। देखिए कितनी बेसिक सी चीज थी, आपको केवल ये मालूम है कि प्री साइनेप्स क्या होता है और पोस्ट साइनेप्स क्या होता है, N1 N2 के बीच आपको डिस्टिंक्शन मालूम है, तो भी आप इस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही फेवरेट सवाल है आपका ये, ठीक है, और हर बार आपको देखने मिलता है। सवाल नंबर 1 to 2 क्या बोल रहा है, इन विच लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स लाइज, यानी कि आपको 4 कॉर्टेक्स दिए हैं FPOT, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। इनमें से कहां पर आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स लाई करेगा? ध्यान देने योग्य बातें यहां पर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फ्रंटल लोब की, फिर हम बात करेंगे आपके यहाँ पर पैराइटल लोब की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आपके ऑसिपिटल लोब की, और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे आपके टेम्पोरल लोब की। जब भी देखिए आपको बात करें यहाँ पर चाक्षुष के बारे में या विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स या विजुअल एरिया, जब भी यहाँ पर देखने की बात आएगी, जब भी यहाँ पर चाक्षुष की बात आएगी, ये हमेशा कहां पर देखने मिलेगा आपको? ये देखने मिलेगा आपको आपके ऑसिपिटल लोब के अंदर, ठीक है। ओके, जब भी बात आएगी किसके बारे में? जब भी बात आएगी आपके श्रवण के बारे में, या फिर जब भी बात आएगी आपके ऑडिशन के बारे में, या फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स या ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के बारे में, सवाल का आंसर क्या रहेगा? हमेशा आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। ओके, उसी के साथ जब भी सवाल आएगा आपका किसके बारे में? आपके सोमैटोसेंसरी। सोमा मतलब क्या होता है? सोमा मतलब होता है बॉडी, जोमैटो सेंसरी, सेंसरी मतलब क्या होता है? संवेदिक पूर्व, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये वलकुट कहां मिलेगा आपको? ये वलकुट मिलेगा आपको यहाँ पर हमेशा आपके पैराइटल लोब के अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ फ्रंटल लोब में क्या रहते हैं? आपके मोटर कॉर्टेक्स वगैरह, और आपके जो डिसीजन एरियाज वगैरह हैं वो कहां पर मिलेंगी आपको? वो मिलेंगी आपको इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये 3 प्रमुख हैं, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स और आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। POT इस प्रकार से यहाँ पर आपके पीछे ब्रेन में, आई मीन जो आपके लोब्स हैं वहां पर ये उपस्थित होता है। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखनी है एक और बात, वो है आपकी फेसबुक। फेसबुक क्यों है यहाँ पर? क्योंकि आपके जो फ्रंटल लोब होता है उसी के अंदर आपको क्या देखने मिलता है? आपको देखने मिलता है ब्रोकास एरिया, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्यों? क्योंकि ये आपका जो टेम्पोरल लोब है उसका T आ जाएगा, ये जो आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उसके लिए A आ जाएगा, एंड W आ जाएगा किसके लिए? ये आ जाएगा आपके वेर्निकीज एरिया के लिए, ठीक है। वेर्निकीज एरिया कहां लगेगा आपको? आपको लगेगा यहाँ पर इस टेम्पोरल लोब के अंदर। वेर्निकी एरिया का काम क्या होता है? जो भी आप स्पीच सुन रहे हैं, जैसे जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका वेर्निकीज एरिया एक्टिवेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिंक भी है, जहां पर आप सुनेंगे वहीं से आप समझेंगे ना, क्योंकि आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहां पर है? श्रवण कॉर्टेक्स है, श्रवण वलकुट कहां पर है? आपके टेम्पोरल लोब में। तो जहां पर सुनोगे वहीं तो समझोगे, जहां सुन ही नहीं रहे हो तो कैसे समझ पाओगे आप? इसलिए आपकी जो फंक्शनिंग है ये फ्रंटल लोब की क्या होती है? जो आपका ब्रोकास एरिया है, यानी कि जो हम बोल पा रहे हैं वो क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम थिंकिंग वगैरह सब लगा पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, लिंक कर पा रहे हैं फ्रंटल लोब में, एंड देन उसके बाद हम जो है अपने हमारी जो स्पीच है उसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ड्यू टू ब्रोकास एरिया, ठीक है। तो अब अगर देखिए इस सवाल को, सवाल नंबर 122 को, इन विच लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स लाइज? सोमैटोसेंसरी, फ्रंटल में नहीं, टेम्पोरल में नहीं, पैराइटल में यस, ऑसिपिटल में नहीं। आपको तो सब में मालूम है कि इसके अंदर क्या होता है, पश्चकपाल पाली में नहीं, पार्श्विक पाली में देखने मिलेगा, ना ही आपको ललाट पाली में, और ना ही आपको यहाँ पर शंख पाली के अंदर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने इसको एलिमिनेट कर ही दिया है, ये तो आपको जाना ही नहीं है, 4 में से 4 आपको वहां पर मार्क करके आना है, ठीक है। तो देखा आपने, ये था आपका इस RPSC का पार्ट नंबर 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वेट करिए पार्ट नंबर 2 का, उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम आपके, यही आपकी जो यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 1 आपकी बायोलॉजिकल बेसिस वाली, आपके RPSC AP के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इस पूरी सीरीज को आप एंजॉय करिए और एग्जाम के अंदर सभी सवालों को सही करिए, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 123 से, जहां पर हमको देखना है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरीज के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा आंसर है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर भी, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक, ग्रीन एंड स्वेट्स की एंट्री कहां से होती है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अगले लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपने पार्ट 1 जरूर देख लेना है, जहां पर हमने कवर किया है आपकी यूनिट नंबर 1 के सभी PYQs, उसमें से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं वो। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम और चीजें देखने वाले हैं और PYQs लगाने वाले हैं, और उसी के साथ आपने ये मेंबरशिप प्लान लिया हुआ है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
अभी आप जो है सारे के सारे PYQs एग्जाम से पूर्व सॉर्ट करते हुए जाएंगे और उसी के साथ साथ अगर इनमें से गलती से RPSC ने कुछ भी फेंक दिया आपके सामने तो उसको आप आराम से 0.5 नंबर वहां से लेके आएंगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व अगर आपने ये PYQ ई बुक अभी तक नहीं लिया है, ये वाला RPSC वाला, तो इसको आप जरूर ले लें। 14 से लेके 23 तक के सभी सवाल आपको मिल जाएंगे इसमें और उसके साथ उसकी आंसर की भी रहेगी। बात करेंगे हम सबसे पहले सवाल नंबर 123 की। इसके पहले हमने 122 तक कवर कर लिया था आपकी यूनिट नंबर 1 जो चल रही है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सवाल नंबर 123 में क्या बोल रहे हैं आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर SDT थ्योरी के बारे में, यानी कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में। संकेत उपलंबन या फिर संज्ञापन सिद्धांत के प्रमुख 4 तत्व कौन से हैं, इसको आपने कभी न कभी अपने मास्टर्स में, अपने बैचलर्स में या जो भी आपने पढ़ाई की है इसमें आपने कभी न कभी इस चीज को पढ़ा होगा, इस थ्योरी के बारे में जिसका नाम है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। अब जैसे आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके ग्रीन एंड स्वेट से। ठीक है, तो इस थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया है? सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। अगली बार अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप क्या मार्क करेंगे? ग्रीन एंड स्वेट्स के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, क्योंकि आप किसी उद्दीपक को किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके सामने एक बेल का साउंड किया जाए तो आप इस उद्दीपक को किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से उसको आप यहाँ पर फील करेंगे, किस प्रकार से उसको आप डिटेक्ट कर पाएंगे, पूरी की पूरी कहानी इस प्रकार से है। जब बेल बजेगी, आपने बोला यस बेल बजी, तो वो एज अ हिट काउंट किया जाएगा। जब बेल नहीं बजेगी और आप बोलेंगे वहां पर क्या है, आपने उसको वहां पर बोल दिया कि यस बेल बजी हुई है, तो वो किस में काउंट होगा? वो आपके फॉल्स अलार्म में काउंट होगा, करेक्ट रिजेक्शन में काउंट होगा या फिर फॉल्स रिजेक्शन में वहां पर काउंट होगा। ठीक है, तो आपके सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के अंदर 3 चीजें रहती हैं, वो है आपकी हिट, फॉल्स रिजेक्शन, करेक्ट रिजेक्शन और फॉल्स अलार्म। ना घंटी बजी ना आपने बोला घंटी बजी, वो क्या आएगा? वो आएगा आपका करेक्ट रिजेक्शन। ठीक है, और आपका फॉल्स रिजेक्शन क्या है? आपने क्या कर दिया, वहां पर घंटी बजी लेकिन उसको आप वहां पर फील नहीं कर पाए, उसको आपने डिटेक्ट नहीं कर पाए वहां पर। ठीक है, तो हिट कल्पित विगलन, सही विगलन और कल्पित दर जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपको ग्रीन एंड स्वेट्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इसलिए फैक्चुअल सवाल है आपका। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपको। ठीक है, इसको आपको याद ही करना होगा कि इसके अंदर ये चीजें होती है। ओके, और अगर आप थ्योरी लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे, उनको एक्सेस आपके पास है थ्योरी लेक्चर्स का, तो वहां भी आपको एक कवर मिल जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है आपके सामने यहाँ पर, मेथड ऑफ लिमिट्स। मेथड ऑफ लिमिट्स इज ऑल्सो नोन एज, सीमा विधि को इससे भी जाना जाता है। अब सीमा विधि क्या होती है? अब जो आपने ऊपर वाले सवाल के अंदर किया, कहीं ना कहीं इस सवाल का संबंध भी उसी से है कि जो भी सिग्नल है, ठीक है, जो भी सिग्नल या जो भी स्टिमुलस है, ठीक है, उसको उसके बारे में हमको क्या करना है? जब हमको चेक करना है उसके बारे में सेंसरी थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट आई होप आपको मालूम होगा। यहाँ पर थ्रेशोल्ड क्या होता है? एक निरंतर सीमा। ठीक है, कि किस सीमा तक आपको ये महसूस हो रहा है, किस सीमा तक आपको महसूस नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कभी कभी हम इसको मतलब बढ़ा के देख सकते हैं, कभी कभी इसको हम घटा के देख सकते हैं कि ये सेंसरी थ्रेशोल्ड किस प्रकार से काम कर रहा है प्रत्येक अलग अलग इंडिविजुअल के लिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम मेथड ऑफ लिमिट्स। ठीक है, और इसी मेथड ऑफ लिमिट्स का दूसरा नाम क्या है? वो है आपका मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस। अब यहाँ पर न्यूनतम परिवर्तन विधि क्यों बोल रहे हैं, मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप उसको धीरे धीरे या तो इंक्रीज कर रहे हैं, मिनिमली उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर उसको आप मिनिमली यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। ना तो यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट काम करेगा, ना यहाँ फ्रीक्वेंसी और राइट और रॉन्ग क्या है, नहीं। अब ये कौन सी प्रोसीजर है? ये है आपकी एक साइकोफिजिकल प्रोसीजर। ठीक है, ये कौन सी है? एक प्रकार की आपकी मनोभौतिकी वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रोसेस है यहाँ पर। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये नाम ध्यान आएगा साइकोफिजिक्स, आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे एक व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम है गुस्टाव फ्रेशनर। ये जो गुस्टाव फ्रेशनर व्यक्ति है, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1801 के अंदर, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइकोफिजिक्स। ठीक है, तो साइकोफिजिक्स के अंदर अलग अलग चीजें हैं, आपका कांस्टेंट वगैरह आएगा, वीबर्स लॉ आएगा, और भी कई सारी चीजें आएंगी। और उसी में आपकी एक चीज जो आती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ये MOL। इसको आप ध्यान रखेंगे, MOL, मेथड्स ऑफ लिमिट्स। इसका एक और नाम है मिनिमल चेंजेस। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड के बारे में क्या है? थ्रेशोल्ड क्या होता है? ये है आपकी एक निरंतर सीमा। आपने पढ़ा होगा NCERT के अंदर 2 प्रकार की होती है, एक होता है आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और दूसरा होता है आपका यहाँ पर डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट लीमन और डिफरेंशियल लीमन। आपकी अगर हम अलग से भाषा बात करें जर्मन भाषा के अंदर, तो इस प्रकार से इसको लीमन भी वहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साइकोफिजिक्स आप पढ़ रहे हैं और उसी के अंदर से आपको एक और पढ़नी है थ्योरी, SDT, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में।
तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर होगा कहां से आया है, क्यों आया है और उसके पीछे की वजह क्या है ना। तो यहाँ पर हम एडजस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं की बात नहीं कर रहे हैं। एक और चीज होती है आपकी यहाँ पर क्या, वो यहाँ पर दिया हुआ है आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होती, इसका फुल नेम क्या है, फुल नेम है इसका आपका यहाँ पर मेथड ऑफ कांस्टेंट एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या करता है पार्टिसिपेंट, तब तक उसको चेंज करता जाता है जब तक उसको वो प्रॉपर्ली उस सेंसरी को या उस स्टिमुलस को प्रॉपर्ली वहां पर परसीव करना बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन मेथड ऑफ लिमिट्स की जब भी आप बात करेंगे तो आपको मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 125 बोल रहा है, अब देखिए दोनों ही केसेस में आपको क्वेश्चन नंबर 5 आई मीन ऑप्शन नंबर 5 हमने हटा दिया है। इसको अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है एग्जाम के अंदर इस चीज की। अब देखिए अगला है, मानव कान की ध्वनि सुनने की सामान्यतः कितनी होती है। अगर आप ध्यान देंगे सेम टू सेम सवाल आपके यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था, सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम सवाल। द ह्यूमन ईयर कैन जनरली हियर साउंड्स रेंजिंग फ्रॉम। तो अगर आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज लगाते हैं तो इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपका सिलेबस जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अगर आप वो पीवाईक्यूज भी लगाएंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा एज मिलेगा। आपके पास स्कोप सवालों को सॉल्व करने का एज अ मॉक वहां पर ज्यादा आपको मिलेगा और उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके पास पीवाईक्यू ई बुक नहीं है यूजीसी नेट वाली तो उसको भी आप ले लें, दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है। आरपीएससी वाला भी जरूरी है आपके लिए सबसे पहले, और अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं पीवाईक्यू वाली ई बुक। ठीक है, जो आपकी यूजीसी नेट के लिए रहेगी। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या है, सबको मालूम है, सीधा सीधा इसका आंसर है, फैक्चुअल सवाल है आपका। और आप देखिए आपके इस एग्जाम के अंदर फैक्चुअल सवाल भी आ रहे हैं। ठीक है, तो फैक्चुअल सवाल भी आप सॉल्व कर पाएंगे बड़े आराम से। सवाल क्या है, थर्ड 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज जो है आपकी यहाँ पर वेव्स की तरह काम करेगी। इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका एम्पलीट्यूड आएगा, आपकी वेवलेंथ आएगी, उन सबको भी आप पढ़ लें, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको वो यूजफुल रहेगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, नेम ऑफ द साइक्लोनिस्ट और नेम ऑफ द थ्योरी। अगर आप देखें कहां से लिया गया है कंसेप्ट, ये लिया गया है आपके अटेंशन वाले पार्ट से ही चल रहा है। ठीक है, ब्रॉडबैंड, ट्रीजमैन, जॉनस्टन एंड हाइंस और मिलर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ब्रॉडबैंड, ट्रीजमैन, जॉनस्टन एंड हाइंस और मिलर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सिंपल सा देखें तो देखिए दो लोगों को चीजें मालूम है, मतलब आप लोग को दो चीजें कंफर्म मालूम होंगी, पहला ब्रॉडबैंड और मिलर। मिलर ने क्या दिया है आपको, मिलर ने दिया है आपको मैजिक नंबर के बारे में 5, 7 प्लस माइनस 2। ठीक है, ये आपको मैजिक नंबर दिया है। ब्रॉडबैंड ने क्या दी हुई है आपको, ब्रॉडबैंड ने आपको फिल्टर थ्योरी दी हुई है। लेकिन कहानी कहां से घूमती है, कहानी घूमती है ट्रीजमैन एंड जॉनस्टन एंड हाइंस से। ठीक है, अब ये फैक्चुअल सवाल है, आपको इसको ध्यान रखना है। निस्यंदक सिद्धांत या निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत जो एटेन्यूएशन की बात करता है वो कौन है, वो है आपकी एन ट्रीजमैन। ठीक है, ये बात करती है किसके बारे में, ये बात करती है आपके फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, कौन बात करेगा, आपके ट्रीजमैन। ब्रॉडबैंड किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले फिल्टर थ्योरी के बारे में। जो भी आप सिग्नल सुन रहे हैं आ रहा है फिल्टर हो जाएगा और उसको आप अटेंड कर लेंगे। ट्रीजमैन किसकी बात कर रहे हैं, आपके फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी की। अब ये जो जॉनस्टन एंड हाइंस है किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपकी मल्टीमोड थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो मल्टीमोड थ्योरी के बारे में कौन बात करता है, जॉनस्टन एंड हाइंस। एंड मिलर कौन बात कर रहे हैं, आपके मैजिक नंबर के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके साथ देखिए सी के साथ 1, केवल उनको ये प्राप्त करना है आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं। सी के साथ 1 जैसे ही आप अटैच करते हैं, सी के साथ 1 केवल आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ है और यहां से आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए भी इसको आप ध्यान रखेंगे, अगली बार हो सकता है आपको यहाँ पर चेरी का कंसेप्ट दे दें कि यहाँ पर पहली बार किसने बताया आपको इस प्रकार से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है चेरी वाला कंसेप्ट। और फिफ्थ को हमने एलिमिनेट कर दिया है। सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, सारा कुछ कहां से चल रहा है, आपके सिग्नल, अटेंशन, ये सब चल रहा है। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, क्या बोल रहा है सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक संद्रुत ध्यान यानी कि सस्टेन्ड अटेंशन को प्रभावित नहीं करता है। संद्रुत ध्यान, सस्टेन्ड अटेंशन, सेंसरी मोडालिटी, टेम्परल अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस या फिर कॉग्निटिव सेट। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके सस्टेन्ड अटेंशन को, संद्रुत ध्यान को प्रभावित नहीं करता है। संवेदन प्रकारता, कालिक अनिश्चितता, संज्ञानात्मक विन्यास, उद्दीपक की स्पष्टता या फिर अनुत्तरित प्रश्न। सबसे पहले आपको ये समझना है सस्टेन मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना होगा आपने, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो क्या हो जाए, जो सबको सस्टेन कर जाए, यानी कि सबका काम चल जाए और कितने समय के लिए चले, ये चले आपके दीर्घ काल तक के लिए, है ना, यानी कि लघु काल तक के लिए ना चले, आपके लॉन्ग टर्म के लिए चले, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेन्ड डेवलपमेंट।
अब उसी सस्टेन को उठा के कहां लगा दीजिए, अटेंशन। ऐसा अटेंशन जो क्या चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसा अटेंशन होना चाहिए आपका, आपका सस्टेन्ड अटेंशन होना चाहिए, डिवाइडेड या फिर कोवर्ट ओवर्ट जो भी है वो नहीं होना चाहिए। अटेंशन कैसा होना चाहिए आपका, सस्टेन, ठीक है। भले ही आपको मोनोटनी लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, पढ़ाई करते हुए मन नहीं लग रहा है, फिर भी अगर आपको परीक्षा पास करनी है, ये एपी बनना है, चीजें करनी है आपने जीवन में, तो आपको अटेंशन कैसा देना होगा, सस्टेन। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी चले तूफान चले, कुछ भी हो, आपको अटेंशन सस्टेन रखना है इस वीडियो के ऊपर या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और कैसा, वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आप इस चीज को अटेंशन या अटेंटिव रूप से इसको आप कर पा रहे हैं, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा सस्टेन अटेंशन। अब जैसे ही आपने समझ लिया इस सस्टेन अटेंशन के बारे में, तो आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टेम्परल अनसर्टेनिटी, कालिक अनिश्चितता, ठीक है, क्या ये प्रभावित करेगी, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, जिसको प्रभावित नहीं करती है उसकी बात। अगला देखिए, संवेदन प्रकारता, सेंसरी मोडेलिटी, बट ऑब्वियस सी बात है। और क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस, जितना क्लियर स्टिमुलस रहेगा उतना आप जो है उसको अच्छे से कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव सेट की कोई भी बात नहीं है। संज्ञानात्मक विन्यास आपको यहाँ पर कुछ भी रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। कॉग्निटिव सेट यहाँ पर कुछ भी बात नहीं करेगा, इसलिए संवेदन प्रकारता, कालिक अनिश्चितता और उद्दीपक की स्पष्टता जो है, क्या है, ये फैक्टर हैं जो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे आपका सस्टेन अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसरी मोडेलिटी मतलब क्या है, यहाँ पर संवेदन प्रकारता से मतलब क्या है कि आप जो स्टिमुलस को, जहां पर आपका ध्यान है, क्या आप कोई गाना सुन रहे हैं, क्या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, क्या आप कुछ फील कर रहे हैं, टच महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके सस्टेन अटेंशन को, ठीक है। अगर मान के चलिए कुछ टच है, कुछ ठंडा आपको टच कर रहा है, तो कब तक करेगा, आपका ध्यान कब तक रह सकता है कि उसको आप सह पाए, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही है। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस और उसी के साथ साथ टेम्परल अनसर्टेनिटी भी काम करती है। नेक्स्ट टाइम के लिए ये सवाल अच्छा है, पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन आपसे इतना डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 128, और अगर आप इसको देखें, सारा का सारा आपके सिलेबस से सिंक है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है। हाँ, डिटेल में आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, डिटेल में स्टडी करनी है। ऑब्वियसली अगर आप पीवाईक्यू सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो चिंता वाली बात नहीं है आपके। अगर इनमें से, इन 300 सवाल में से कुछ भी अगर गलती से उन्होंने आ गया, तो आप इसको गारंटी सवाल सही निकाल कर लेकर जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर, और आप एक बात लिख के रखिए यहाँ पर, गारंटी। आप आरपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोलिए यस। अगर आप हमारी सलाह माने, आप पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पीवाईक्यू लगाना है किसके, यूजीसी नेट के। यूजीसी नेट के पीवाईक्यू आपको 80% से लेके 90% आपको दूसरों के कंपैरिजन में आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। ये बात लिखित हो गई है, अब यहाँ पर रिटर्न में आपको दे सकते हैं। 80% से 90% आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आपको पहले से मालूम रहेगा सवाल कैसे आने वाले हैं, कहां से आने वाला है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस यूजीसी नेट के सवालों की, उतना आपको फायदा मिलेगा इसके अंदर। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने मेंबरशिप ली हुई है, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सवालों को तो करना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यूजीसी नेट के सवालों को भी करना है आपके लिए जरूरी, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। इसी बार में, और क्लियर नहीं करना है, हाई स्कोर लाना है, ताकि आपको इंटरव्यू वगैरह में जाके आगे आप दूसरों से और आगे रह पाए, ठीक है। तो पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे तो हमारी पीवाईक्यू ई पुस्तक से लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, या आपके पास जो भी कोई किताब है वो भी ले लीजिए आपने, लेकिन पीवाईक्यू लगाना मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा आपके पीवाईक्यू से आया हुआ है यूजीसी नेट की, और एक बार नहीं, यूजीसी नेट में 10 दफे आ चुका होगा ये सवाल, ठीक है। ओके, सवाल क्या बोल रहा है देखिए, which of the following is a disorder resulting from two recessive gene inheritance, निम्नलिखित में से कौन सा विकार दो अप्रबल गुणसूत्र वंशानुगतता का परिणाम है, ठीक है, वंशानुगतता का परिणाम है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डाउन सिंड्रोम। टर्नर संलक्षण, क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डाउन संलक्षण। अगर आपको जानकारी नहीं है किसी प्रकार से जानकारी नहीं है, ये सवाल द मोस्ट इजीएस्ट सवाल अभी तक का, ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। ऑब्वियसली 20 से 20,000 हर्ट्ज की बात नहीं कर रहे हैं, वो सवाल तो है ही, लेकिन ये सवाल जितना दिखने में डरावना है, उतना ही ये करने में आसान है। द मोस्ट इजी क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इन तीनों में से अगर आप कॉमन चीजें उठाना स्टार्ट करें, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, टू रेसेसिव जीन, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जीन की। और अगर आप अपना आरपीएससी का सिलेबस देखेंगे, पहली जो लाइन लिखी हुई है सिलेबस पे, यूनिट 1 स्टार्ट होते ही पहली जो लाइन लिखी हुई है, जीन्स एंड एक्सप्रेशंस, वहां से सवाल लिया हुआ है, ठीक है, सवाल वहीं से लिया हुआ है। आपका डाउन सिंड्रोम, आपका क्लाइनफेल्टर और आपका टर्नर,
ये तीनों किस प्रकार के हैं? ये तीनों आपके गुणसूत्र वाले डिसऑर्डर हैं। ठीक है, कौन से वाले हैं? गुणसूत्र वाले। अब पूछेंगे आप गुणसूत्र क्या होता है? ये है आपके क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं मानव शरीर में? आपके 23 होते हैं। ठीक है, ये आपके माता के 23, ये आपके पिता के 23। जब इनका मिलाप होगा तो कितने बन जाएंगे? 46 हो जाएंगे। 46 से एक जाइगोट फॉर्म होगा, जो आप फॉर्म हुए हैं आज की तारीख में। एंड देन इसका डेवलपमेंट होते होते एक प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, जहां पे क्या होता है? एक सेल दो भाग में डिवाइड होता है, फिर ये सेल दो भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे हुआ दो में डिवाइड, फिर ये वाले आगे जाके दो में डिवाइड होंगे और इस प्रकार से जाके आपका माइटोसिस होता है और सेल का डिवीजन होता है। जब इन्हीं सेल का डिवीजन n नंबर से बढ़ जाता है, मतलब इन्फिनिटी बढ़ जाता है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तब क्या होता है? तब आप यहाँ पर कैंसर का शिकार होते हैं। खैर, उसकी बात करेंगे हम जब उनसे संबंधित सवाल आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए आप, डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम, ये सभी जो डिसऑर्डर हैं, ये सभी जो विकार हैं, किसके हैं? ये हैं आपके किसके? ये आपके गुणसूत्रों के हैं, ये आपके क्रोमोसोम के हैं, ना कि जीन के। ठीक है, जीन अलग चीज होती है और क्रोमोसोम अलग चीज होती है। ये जीन के डिसऑर्डर नहीं है कदापि। जैसे ही आपने लर्निंग ले ली, समझ लिया आपने, तो अब इसको एलिमिनेट 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 एलिमिनेट। ये तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो अनुत्तरित प्रश्न ये तो जाना ही नहीं है एग्जाम के दिन। ये तो सवाल आएगा ही नहीं जो आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सारे का आंसर करके आएंगे और सही आंसर करके आएंगे। सही आंसर क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सारे किस प्रकार के हैं? ये आपके क्रोमोसोम डिसऑर्डर हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में दिक्कत होगी तो आपको ये पकड़ा जाएगा, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस केवल ऐसा है जहां पर क्या है? आपको इनहेरिट कर लेंगे आप क्या प्रकार के? 2 रिसेसिव जीन्स अपने माता या पिता से। अब यहाँ पे आपको देखना है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर होता क्या है। ये देख रहे हैं आपके फेफड़े, ये लंग्स देख रहे हैं आप यहाँ पर। सिस्टिक फाइब्रोसिस CF इज अ हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीज। किस प्रकार की है? ये एक जेनेटिक है, जीन वाली है। ठीक है, गुणसूत्र वाली नहीं है। विच रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ थिक स्टिकी म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जैसी चीज जो है प्राइमरीली इफेक्ट करती है किसको? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन आपके लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार के लिए आप दे रहे हैं, आरपीएससी पूछ लेगा आपसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में कहां इफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी में होता है, लंग्स में होता है, कहां होता है? ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे? रेस्पिरेटरी में होता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। ठीक है, तो केवल अगर आपको इतना फर्क मालूम है कि जीन और आपके जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम है, उसमें क्या फर्क होता है। अब यहाँ देखिए हिंदी में क्या गलती की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दो अप्रबल गुणसूत्र वंशानुगतता का परिणाम है? अब हिंदी में जो भी कर रहे हैं वो पता नहीं, यहाँ पर देखिए आपको लेकिन इंग्लिश का सहारा लेना है। ठीक है, कंप्लीट हिंदी देख ले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। आराम से देखिए, इसके भरोसे पे आराम से आप सिस्टिक फाइब्रोसिस मार्क कर सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको डाउट पैदा कर देगा अगर आप हिंदी अच्छे से नहीं समझ पा रहे। तो पॉसिबल नहीं है उतने पीरियड के टाइम में आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सलाह है आपको कि हिंदी अंग्रेजी दोनों देखना है आपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर कंप्लीट हिंदी पे है तो इंग्लिश एक बार आप देख लें और जो आप बता रहे हैं वीडियो सीरीज में उसको आप फॉलो कर लें, आराम से निकल जाएगा खेला आपका। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको कहां पर हो रहा है ये आपने देख लिया। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम सारे आपके क्रोमोसोम वाले हैं। कहीं 21 टूटेगा, कहीं 20 टूटेगा और कहीं आपको अल्कोहल वगैरह की वजह से दिक्कत होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 129। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चेंज कैसे बताएं आपको? In a physical stimulus to notice a difference in the intensity of the stimulus is known as। उद्दीपक की तीव्रता में अंतर ज्ञात करने के लिए भौतिक उद्दीपक की न्यूनतम मात्रा में परिवर्तन माना जाता है। अगर आप जाएंगे 5वीं क्लास, आई मीन 5th चैप्टर खोलेंगे अपनी एनसीईआरटी का, सेम स्टेटमेंट वहां पे मिल जाएगा। मिल जाता है तो आके जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि यस हमको सेम स्टेटमेंट मिला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज आईएमपी फॉर दिस एग्जामिनेशन, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, एनसीईआरटी आपने लगाना है और ये आपको अनेक जनरल साइकोलॉजी बुक्स में भी मिल जाएगा। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ये क्या है आपका? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। और जो आपको ऊपर लिखा था हमने AL और DL, वो यही है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, अवसीमा की बात कर रहे हैं, अवसीमा की बात कर रहे हैं। और देखिए अभी तक आपको यहाँ पर सबलिमिनल परसेप्शन, खैर आगे देखेंगे अगर सवाल आता है तो। ठीक है, आसान सवाल है, आंसर है इसका करेक्ट 3। अब अगला सवाल देखिए, द क्लासिक विजुअल क्लिप स्टडी ऑन डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, गहनता प्रत्यक्षण के ऊपर कंडक्ट किया गया था, किसके ऊपर? इन्फेंट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, एडल्ट के ऊपर या फिर ओल्ड पीपल के ऊपर? सिंपल सा इसका आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, इन्फेंट के ऊपर ये चीजें की गई थी। गहराई प्रत्यक्षीकरण का प्राचीन दृश्य चट्टान का अध्ययन संपादित किया गया था शिशुओं पर, पशुओं पर, प्रौढ़ों पर, वृद्धजन पर।
ये किया गया था आपके शिशुओं के ऊपर, ठीक है। और देखिए जिस प्रकार के भी सवाल आ रहे हैं उसके लिए अगर आप क्या बोले, खैर ठीक है, यहाँ देखिए शिशुओं पर किया गया था। अब ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है डेप्थ परसेप्शन विजुअल क्लिफ वाला, ठीक है, अभी आपको यहाँ एक चीज बताते हैं। ये जो आपका वीसी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसने किया था? ये किया था आपके इलियानोर गिब्सन ने। उनको ये देखना था कि बच्चे जो है वो गहनता प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगली बार नाम आ जाएगा किसने दिया है एक्सपेरिमेंट, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इलियनोर गिब्सन ने इसको दिया हुआ था आपका विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ आपको एक और ध्यान रखना है, ग्लास क्लिफ, जहां पर हम क्या देखने मिलता है, जहां पर हमको देखने मिलता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, महिलाओं को जो है समस्या के समय उनको अपर पोजीशन दे दी जाती है, वो होता है आपके ग्लास क्लिफ के अंदर। अब यहाँ देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 131, व्हेन ओपनिंग अ डोर द एक्चुअल इमेज ऑन योर रेटिना चेंजेस ड्रास्टिकली बट यू स्टिल परसीव द डोर एज अ रेक्टेंगल। ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको दिया हुआ ऑलरेडी। आकार स्थिरता, रूप स्थिरता, रंग स्थिरता, चमक स्थिरता, सिंपल सा आपका यहाँ पर शेप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्क आपको जानना है कि शेप कंसिस्टेंसी, साइज कंसिस्टेंसी, कलर कंसिस्टेंसी में क्या फर्क होता है। सवाल आपका निकल जाएगा अगली बार बिना किसी परेशानी के, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आगे हम मूव करते हैं सवाल नंबर 132 के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादक संरचनाएं होती हैं जो प्रत्येक कोशिका के खालिस्तान में निहित होती है। अब देखिए यहाँ पर मतलब देखिए कॉमन सेंस कैसे लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सवाल आपको ठीक है डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अगर आप कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा उत्पादक संरचनाएं होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है, जो प्रत्येक कोशिका के खालिस्तान में निहित होती है। स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन द डैश ऑफ एवरी सेल। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पर सेल बोल दिया, इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो आप आपके न्यूरॉन सेल या नर्व सेल की ही बात कर रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो जरूरी नहीं हो सकता है वो स्टेम सेल की बात कर रहे हो, किसी अन्य की बात भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वहां पर दिया हुआ है डेंड्राइट, आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है डेंड्राइट, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर एक न्यूरल सेल या न्यूरॉन सेल या फिर नर्व तंत्रिका कोशिका आपके पास यहाँ पर उपलब्ध। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि किसकी बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की, चलिए मान के चलते हैं आपने नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा बायोलॉजी में आपने माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, ठीक है, और आप हमारे लेक्चर्स कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन करना ही नहीं है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर डेंड्राइट तो हटा दो, यहाँ तो होता ही नहीं है। अब देखिए बात करेंगे आपके मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी कोशिका झिल्ली, जहां पर आपका पोटेंशियल सोडियम क्लोराइड अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। तो वहां भी आपने इतना सुना, पढ़ा, देखा आपने, क्या वहां पर कभी भी आपने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की? हमने वहां पर कभी माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं की, ठीक है। और ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो आपका जो एक दिल की तरह होता है, तो वहां भी नहीं होगा। सिंपल सा आंसर क्या बचता है आपका, आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है इसका सही आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होता है, लोकेटेड इन एवरी सेल, हर सेल के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो उस एनर्जी के लिए किसका इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है साइटोप्लाज्म में उपस्थित आपके इसी माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी काम करने के लिए, मिलेगी यहाँ से काम करने के लिए। अब अगला देखिए फिर से एक आसान सवाल, किसको नहीं आता, ये सवाल आपके बहुत ही इजी और स्कोरिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। तो आप देखिए फिगर ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी कंटिन्यूटी, यस ये होता है। आकृति पृष्ठभूमि समीपता निरंतरता ये होती है। कॉमन रीजन प्रॉक्सिमिटी कंटिन्यूटी ये भी होता है। कंटिन्यूटी सिमिलरिटी क्लोजर ये भी होता है। अब यहाँ देखिए फैसिलिटेशन ये कहाँ से आता है, डी ऑप्शन देखिए, डी को एलिमिनेट करिए, ठीक है। ये तीनों होता है, ए बी सी, ये आपका सही आंसर है। एनसीईआरटी में मिल जाएगा, किसी अन्य जनरल किताब के अंदर ही मिल जाएगा आपको, और ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ए बी सी आएगा ही आएगा। अब यहाँ देखिए कॉमन रीजन तक कहानी ठीक थी, क्लोजर तक भी कहानी ठीक था, दोनों आता है, लेकिन फैसिलिटेशन कहाँ से दे दिया है। ये फैसिलिटेशन आप पढ़ते हैं, ये सुगमता पढ़ते हैं कहाँ पर, ये पढ़ते हैं आप सोशल फैसिलिटेशन, आप पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर, कि दूसरों को देख के आप जो है परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो हम उसको वहां पर बोलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या निकल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी ओनली, ओके। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। मतलब देखिए पॉइंट 5-5 नंबर के लिए कितने आसान सवाल दिए हुए हैं, आप लो स्कोर कर ही नहीं सकते। राइबोसोम्स, आरएनए, एमिनो एसिड और डीएनए कहाँ होते हैं, आपके आनुवंशिक गुण कहाँ उपस्थित होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप डीएनए में, ठीक है। डीएनए इसका सही आंसर है। फिफ्थ को हटा दो, फिफ्थ को हटा दो, यहाँ से करना ही नहीं है मार्क, भूल के भी मार्क नहीं करना है। फिफ्थ की तरफ जाएंगे तो लेक्चर्स याद करिएगा क्या बताया हुआ है, उसको उस हिसाब से अप्लाई करें। अब यहाँ देखिए जैसे ही आया राइबोसोम, राइबोसोम तो होगा नहीं, आरएनए होगा नहीं, अमीनो एसिड भी आपका यहाँ पर होगा नहीं। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 135, फाई घटना के पीछे सिद्धांत है, फाई फेनामिना किसने दिया है, मैक्स वर्टहाइमर ने।
इल्यूजन ऑफ ब्राइटनेस, डिस्टेंस, साइज, मूवमेंट किसका होता है प्रिंसिपल? ये किसका भ्रम है? ये भ्रम है आपके गति का, ठीक है। इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे चमकेगा फिर यहाँ चमकेगा, एक बार यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, आपको लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए यहाँ से उठ के बी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 136 क्या बोल रहे हैं? व्हाट मोलिक्यूलर डेप्थ क्यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन व्हेन रेलरोड ट्रैक्स अपीयर टू कम टुगेदर इन द डिस्टेंस। सीधे सीधे एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ो, आंसर वहीं से निकाला हुआ है। अगली बार आपको जरूर पूछेंगे, यहाँ मोनोक्यूलर पूछा हुआ है, अगली बार आप बाइनोक्यूलर के लिए तैयार रहिएगा, आएगा ही आएगा सवाल बाइनोक्यूलर के ऊपर। आपका रेटिनल डिस्पैरिटी, कन्वर्जेंस जो भी होता है, कन्वर्जेंस देखिए दिया हुआ है, लीनियर पर्सपेक्टिव का सही आंसर है। एनसीईआरटी में सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, रेखीय परिदृश्य। इसका ये मतलब नहीं है एनसीईआरटी से पूरा आता है, लेकिन आपको पढ़ना होगा वहां से भी, ठीक है। बेसिक टू एडवांस पूरा कवर करना होगा। टेक्सचर ग्रेडियंट की बात भी नहीं है, ओवरलैप की बात भी नहीं है, और कन्वर्जेंस की बात भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अब अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अगेन आपका एक आसान सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इंफीरियर कॉलिकली ऑडिटरी फंक्शंस, सुपीरियर कॉलिकली विजुअल फंक्शंस, टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा और सेरेबेलम स्लीप। जैसे ही आपने ये देखा, आपके सेरेबेलम का, आपके इस सेरेबेलम का कोई संबंध नहीं है आपकी निद्रा के साथ में, ठीक है। मेडुला पोन्स का कुछ दिया होता हम सोचते भी, लेकिन यहाँ पर आपके स्लीप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, किसका? आपके सेरेबेलम का। सेरेबेलम का काम क्या है? आपके कोऑर्डिनेशन, बॉडी मूवमेंट, इस सब को स्थापित करना, उन सब की बातें करना। अगर यहाँ बॉडी मूवमेंट, काइनेस्थेटिक या ऐसा कुछ दिया होता तो शायद हम और कुछ सोचते, ठीक है, लेकिन 5 तो ऑलरेडी हटा दिया है हमने। इंफीरियर कॉलिकली, सुपीरियर कॉलिकली, टेगमेंटम आपके सबस्टेंशिया नाइग्रा से जुड़ा हुआ है, इसको बराबर सही मैच किया हुआ है, लेकिन सेरेबेलम जो है आपका, वो आपके स्लीप के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर सेरेबेलम जो है बिल्कुल भी सही मैच नहीं है। अगला देखिए सवाल है मोशन सिकनेस से। मोशन सिकनेस, अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर अपने सेरेबेलम किया उसी से संबंधित सवाल है आपका मोशन सिकनेस। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा जैसे ही आपको आंसर एक्सप्लेन करेंगे वैसे ही। मोशन सिकनेस ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। अब क्या होंगे? परस्पर विरोधी संकेत आना स्टार्ट होंगे। सेंट फ्रॉम द खालिस्तान एंड फ्रॉम द खालिस्तान, खालिस्तान से एवं खालिस्तान से भेजने का परिणाम है, ठीक है। तो ये मोशन सिकनेस होती क्या है? गति अस्वस्थता होती क्यों है ऐसा? कभी अगर आप यहाँ पर झूले में बैठे हो, मैरी गो राउंड क्या बोलते हैं उसको, बड़ा वाला जो झूला होता है, ठीक है, उसमें कभी अगर आप बैठे हो तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। सिग्नल कहाँ से भेजे जाते हैं? सेंट्रॉम। देखिए ब्रेन सिग्नल भेजेगा, कॉन्शियस भेजेगा, आइज भेजेंगी, ऑब्वियसली आपकी आइज भेजेंगी, दो ऑप्शन बचते हैं, और फ्रॉम द वेस्टिबुलर ऑर्गन। ये दोनों सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही होता है। आंखें और वेस्टिबुलर अंग जो है ये क्या करते हैं? ये आपको सिग्नल भेजते हैं, इनके बीच जो है कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है और आपको जो है मोशन सिकनेस होती है। और अभी आपको समझ में आएगा मेलियस, इनकस और स्टिरप का जो आपके कान में जो आप पढ़ते हैं उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 छोटी छोटी हड्डियां यहाँ पर है, ये क्या करती हैं? ये गलत सिग्नल, मतलब आपकी आंखें कुछ और सिग्नल भेज रही हैं और लेकिन ये जो है कुछ अलग सिग्नल भेजते हैं, और इसी वजह से जो है प्रॉपर आपको जो है मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आईज एंड वेस्टिबुलर ऑर्गन जो है यहाँ सही आंसर है। ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन कोई संबंध ही नहीं है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस कोई बात ही नहीं है, और आई ब्रेन भी कोई बात नहीं है। और फिफ्थ तो आपको मार्क करने देंगे नहीं हम। अब अगला सवाल देखिए, एक अप्लाइड बेस का सवाल है, ठीक है। आपको भी रख सकते थे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने किसको रखा हुआ है? रात में एक हिरण को रखा हुआ है, ठीक है। रात में एक हिरण की समीप आती हुई कार की हेडलाइट के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करने की अक्षमता कौन सी संवेदी घटना के कारण होती है? आंसर आपको मालूम है, आपकी जुबान पे है, लेकिन वो सही से आप अप्लाई कर पाए उतनी ही कहानी है एग्जाम के अंदर। A deer's inability to quickly respond to the headlights of an approaching car at night is due to what sensory phenomena? अब रात में क्या डियर के पास मोबाइल है? सॉरी, डियर या डीर जो भी आप बोले, क्या उसके पास मोबाइल है? क्या टॉर्च है? क्या कुछ है? नहीं। रात में क्या रहेगा? अंधेरा। बस एग्जाम्पल याद कर लीजिए हमारा वो वाला, जहां पर आप क्या करते हैं, सिनेमा हॉल में, मूवी थिएटर में खाना खा के, मतलब मूवी देख के आप निकलते हैं बाहर। सेम चीज डियर के साथ भी हो रही है, डीर के साथ भी हो रही है, ठीक है। अंधेरे में है वो, एकदम से क्या होगा? कार एट नाइट। अब कार आएगी तो क्या लेके आएगी? रोशनी। रोशनी यानी कि लाइट लेके। अब फर्क कितना है बस आपको ये मालूम होना चाहिए। डार्क अडेप्टेशन की बात हो रही है, लाइट अडेप्टेशन की बात हो रही है, और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डार्क अडेप्टेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को अगर आप समझना है, जाके चुपचाप कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, वहां आपको अभी तक जितने सवाल आ रहे हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर इमेज भी वहां मिल जाएगा, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी नहीं मिलेगी, और इसीलिए तो आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं। ये जो थ्योरी है आपकी ओपीटी किसके द्वारा दी गई है? आपके हेरिंग के द्वारा दी गई है, ठीक
ठीक है। इवाल्ड हेरिंग ने दी है आपको 1800 के आसपास ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कलर की। अगर आपको ये नहीं पता है आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, मेन कलर होते हैं आपके रेड ग्रीन ब्लू। इस थ्योरी के अंदर कैसी बात करते हैं, रेड के साथ ग्रीन की बात करेंगे, रेड के साथ ग्रीन की बात करेंगे, ब्लू के साथ येलो एसोसिएट, अपोनेंट बोल रहे हैं ना, अपोनेंट यानी क्या होते हैं, आस पड़ोस वाले, आई मीन आमने सामने वाले, और ब्लैक के साथ व्हाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो आप किस प्रकार से चीजों को देखते हैं, क्या सिग्नल जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट लिख के रख लो। 100% सवाल आएगा आपका यहाँ पर कि इसको प्रॉपर इनमें से कौन सा अरेंज नहीं है एज पर ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है, रेड के साथ ग्रीन जाएगा, ब्लू के साथ येलो जाएगा, ब्लैक के साथ व्हाइट जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। लाजमी सी बात है, इसको आप एग्जाम के पहले भूल जाएंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रट लेंगे एग्जाम के पहले, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है और हम नहीं चाहते कि आप हमारे लेक्चर देख के इसको मार्क करें, सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ इसको मार्क करने का, और सही सही मार्क करेंगे एग्जाम के अंदर आप क्या, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, एवाल्ड हेरिंग के द्वारा। और 3 प्रकार के कलर बताए गए हैं कॉम्बिनेशन उसके अंदर, आपका रेड के साथ क्या जाएगा, ग्रीन जाएगा, ब्लू के साथ येलो जाएगा, और ब्लैक के साथ आपका व्हाइट जाएगा वहां पर, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज मेटा कॉग्निशन। इसलिए बोल रहे हैं भैया यूजीसी नेट के पीवाईक्यू लगा लो लगा लो लगा लो, ठीक है, फायदा होगा। व्हाट इज मेटा कॉग्निशन, मेटा संज्ञान क्या है, वंस एबिलिटी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस पार्ट नंबर 3 के अंदर। हम सॉल्व कर रहे हैं आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मनोविज्ञान के पीवाईक्यूज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और चलते हैं जहां पर हमने पार्ट नंबर 2 को छोड़ा था। यहां पर देखिए, यह है सवाल नंबर 140, मेटा संज्ञान क्या है। व्हाट इज मेटा कॉग्निशन, वंस एबिलिटी टू टॉक अबाउट हिज और हर ओन थॉट, थिंकिंग अबाउट होमवर्क, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग और बीइंग अवेयर ऑफ अवर थॉट प्रोसेसेस, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें मेटा संज्ञान के बारे में हमको समझना है अगर, तो उसके पहले हमको समझना होगा संज्ञान क्या होता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर चीजें आती हैं जैसे आपकी लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई, ठीक है, ये सब चीजें आती है। उसी के आगे आप क्या लगा दे, मेटा लगा दे। आप देखिए फेसबुक को भी क्या बना दिया है, अभी नाम चेंज करके मेटा कर दिया है, यानी कि उसका और एडवांस्ड वर्जन, ठीक है। लेकिन आपको केवल यहाँ पर कंसेप्ट समझना है, यहाँ पर मेटा संज्ञान के बारे में। मेटा संज्ञान क्या है, बीइंग अवेयर ऑफ अवर थॉट प्रोसेसेस, ठीक है, यानी आपके जो चिंतन है, अगर आप सोच रहे हैं सुसाइड के बारे में, ठीक है, अगर आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि आप बीइंग अवेयर ऑफ अवर ओन थॉट प्रोसेसेस, कि आप इस सुसाइड के बारे में क्यों सोच रहे हैं, या क्या आपके मन में चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है आपके मन में, ठीक है। ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया है ताकि आपको याद रहे इस प्रकार से, ठीक है। वंस एबिलिटी टू टॉक अबाउट हिज और हर ओन थॉट, यानी कि वो अपने स्वयं के चिंतन या विचार के बारे में वार्तालाप कर सके, ये उसकी योग्यता की बात नहीं है। गृह कार्य के बारे में चिंतन करना, यहाँ पर देखिए एब्सोल्युटली नॉट ये आंसर है। और अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी एम्पैथी की तरफ लेके जाता है कि दूसरे की भावनाओं को समझना, तो वो भी आपके मेटा कॉग्निशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बीइंग अवेयर ऑफ अवर ओन थॉट प्रोसेसेस, ये जो है इसका सही आंसर होगा। एंड ऑप्शन नंबर 5 को एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा साइकोफिजिक्स। अगर हमने बात करें पहले पार्ट में, यानी कि सेकंड पार्ट में, इसके पहले जो आया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, 1801 में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम था गुस्टाव फेशनर। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है आपको साइकोफिजिक्स के बारे में, ठीक है, यानी कि मनोभौतिकी के बारे में। और वहीं आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे समझना है आपको सभी चीजों के बारे में, ठीक है। उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, उसके लिए अभी आपको रेफरेंस के लिए दिखाते हैं एनसीईआरटी से, कि देखिए एनसीईआरटी से किस प्रकार से सवाल आता है, ताकि आपकी आंखें खुले और आप एनसीईआरटी को भी सीरियसली लेकर जाएं आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएंगे, सेंसेशन अटेंशन परसेप्चुअल प्रोसेसेस में, तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा कुछ चीजों के बारे में, और उसमें से देखिए जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल्ड साइकोफिजिक्स, ठीक है। साइकोफिजिक्स क्या है उसको पहले समझिए यहाँ पर अच्छे से। मनोभौतिकी होती क्या है, ये आप हिंदी एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, वहां से भी इसको आप रेफर कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, यानी कि स्टिमुली यानी कि उद्दीपक, एंड द सेंसेशंस दे इवोक हैज बीन स्टडीड इन अ डिसिप्लिन कॉल्ड साइकोफिजिक्स, यानी कि आज के बाद ध्यान रखिएगा, जीवन में जब भी मनोभौतिकी के नाम आएगी तो आपको क्या याद रहना चाहिए, 1801 में गुस्टाव फेशनर का जन्म हुआ, जिनको हम फादर ऑफ साइकोफिजिक्स बोलते हैं। और साइकोफिजिक्स होता क्या है, यानी साइको मतलब मन आ जाएगा, और फिजिक्स मतलब क्या आ जाएगी, आपकी भौतिकी आ जाएगी। तो भौतिकी क्या है आपकी, देखिए यहाँ पर स्टिमुलस, और उसको आप किस प्रकार से सेंस करते हैं, परसीव करेंगे आगे जाकर। मेनली बात किसकी है, मेनली आपके सेंसेशन के बारे में है, ठीक है। यानी कि अगर पानी ठंडा है,
ठीक है। तो पानी ठंडा पानी जो है वो क्या है, वो आपका स्टिमुलस है, ठीक है। उसको आप सेंसेशन कितना हो रहा है, ठीक है, हो सकता है आपके लिए वो ठंडा पानी बहुत ज्यादा हो, लेकिन हो सकता है हमारे लिए वही ठंडा पानी काफी नॉर्मल हो, ठीक है। वहीं आगे जाकर आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के बारे में, और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर किसके बारे में, आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड के बारे में, ठीक है, या डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बारे में। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या बोलता है, सवाल क्या बोल रहा है, देखिए वीबर लॉ डिपिक्ट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ स्टिमुली, ठीक है। ये बोल रहे हैं, सवाल में क्या पूछा है, गलत बोला है आपसे, गलत कौन सा है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या बोल रहे हैं, स्टीवंस लॉ पोजिट्स दैट सेंसरी मैग्नीट्यूड increases proportionately to the physical intensity of stimulus raised to a power, ठीक है। पावर की जब भी बात आएगी स्टीवन सही बोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए सी में क्या बोल रहा है, सी में देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंस लीमन इज द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुली नोटिसेबल और डिटेक्टेबल 50% और मोर देन 100% ऑफ टाइम। दोनों स्टेटमेंट में से देखिए आपको ये स्टेटमेंट गारंटी से मालूम है 100% ये आपका सही होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने पढ़ा था हमारे बताने के बाद, ये स्टेटमेंट देखिए 10 डिफरेंस थ्रेशोल्ड यानी कि डीएल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डीएल डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज इन अ फिजिकल स्टिमुलस दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेंसेशन डिफरेंस ऑन 50% ऑफ द ट्रायल्स। और वही बात देखिए यहां पर हो रही है, डिफरेंस लीमन इज द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुली नोटिसेबल और डिटेक्टेबल 50 और मोर देन 50% ऑफ टाइम्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि सी सही है, आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तीन एलिमिनेट हो गए हैं। अब आपको जो है खेलना है, या तो सी एंड डी ओनली सही है, या फिर आपका बी एंड सी ओनली सही है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। अब अगला देखिए, यही आपको घुमा दिया है, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, जस्ट नॉट नोटिस है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, जस्ट नॉट नोटिसेबल डिफरेंस, JNND अपने मन से दे दिया आरपीएससी वालों ने, ठीक है। इज द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुली डिटेक्टेबल, नहीं ऐसा नहीं होता है, देखिए ये गलत लिखा हुआ है। ये जो आपका डिफरेंस लीमन है, या जो आपका डिफरेंस वाला है, इसी को हम सेम अल्टरनेटिव नाम से क्या बोल सकते हैं, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर डीएल लिखा है कहीं पे डिफरेंस लीमन या फिर डिफरेंस थ्रेशोल्ड, एंड उसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है। JNND नाम की चीज तो हम भी पहली बार देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है कि जस्ट नॉट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है। तो ये केवल छलावे के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपने डी को एलिमिनेट कर लिया, आपको समझ में आ गया क्या कि बी एंड सी आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी सही है, इसको आप नोट कर ले, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको मजा आ जाएगा। लेकिन क्या आप हमारा लेक्चर देख रहे हो सवाल गलत करेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। सवाल में देखिए क्या पूछा हुआ है, आर फॉल्स, ठीक है। तो आर फॉल्स पूछा है तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि सही आंसर क्या होगा। जब बी एंड सी दोनों सही स्टेटमेंट है, तो जहां भी बी एंड सी है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, एंड सही आंसर आपका क्या है, ए एंड डी ओनली, ठीक है। तो सतर्कता आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में सवाल क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये आपको मालूम पड़ गया सही है, उसके बेस पे आपने इसको सही निकाल लिया कि बी एंड सी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं, ए एंड डी, और वही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से फॉल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ए एंड डी फॉल्स है। ऐसी तो कुछ चीज होती नहीं है यार, ये भी वीबर लॉ के बारे में बात नहीं कर रहा है। ऑलराइट, फेयर इनफ। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 142। तो देखिए आपके आरपीएससी के अंदर हर जॉनर के हर तरीके के सवाल दिए गए हैं, ठीक है। आपके फैक्चुअल भी दिए हैं, आपके असर्शन रीजन भी दिए हैं, मैच द फॉलोइंग दिए हैं, हर प्रकार के आपको दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने। आगे हम चलते हैं सवालों की। ओपिएट ड्रग्स आर वेरी एडिक्टिव इन इफेक्ट, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और एंडोर्फिन्स एक्टिवेट न्यूरल सिस्टम दैट मीडिएट द प्लेजर एक्सपीरियंस, यहाँ पे दोनों बातें बोल रहे हैं। ओपिएट ड्रग्स जो आपके होते हैं वो क्या है, वेरी एडिक्टिव इन इफेक्ट्स, यानी कि स्वापक दवाएं प्रभाव में बहुत व्यसनकारी होती है, बिल्कुल सही बात है। ओपिएट, ओपियम, वो सब चीजें आएंगी, ठीक है। तो जो भी आप सुनते हैं मॉर्फिन, हीरोइन, वो जो ड्रग्स वगैरह आते हैं वो क्या है, वो काफी एडिक्टिव रहते हैं अपने इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो स्वापक दवाएं प्रभाव में बहुत व्यसनकारी होती है, एक बार इसकी लत पड़ गई तो ये काफी डिफिकल्ट होती जाती है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स जो है एक्टिवेट न्यूरल सिस्टम दैट मीडिएट द प्लेजर एक्सपीरियंस। अब ये जो ओपिएट ड्रग्स है इनका एडिक्टिव इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि एंडोर्फिन्स जो है आपके क्या करते हैं, वहां पे एंडोर्फिन्स आपका पेन कम करने का काम करते हैं, एक्टिवेट। तो ये एंडोर्फिन क्या कर देंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे आपके न्यूरल सिस्टम को, पेन हो कम हो जाएगा, दैट मीडिएट द प्लेजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफी बढ़िया सवाल पूछा हुआ है, मतलब आरपीएससी की दाद देनी होगी इस सवाल के अंदर। ओपिएट ड्रग्स की बात की गई है, कैसे है ये एडिक्टिव है, ठीक है, आपको मजा आता है लेने के बाद, ठीक है। अब एंडोर्फिन का काम क्या होता है, एंडोर्फिन का काम होता है आपके पेन को कम करना, ठीक है। पेन कम करने का काम किसका होता है, आपके एंडोर्फिन का होता है। मतलब मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, दरवाजे में भिड़ गए आप, तो एकदम से बहुत तेज दर्द होता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, जब आप ये ओपिएट ड्रग ले रहे हैं उस टाइम कुछ पेन वाली सिचुएशन आ रही है, तो क्या होता है, ये मीडिएट कर रहा है आपके बीच में और आपके प्लेजर एक्सपीरियंस को ये और बढ़िया कर देता है, क्योंकि क्या कर रहा है, बीच में ये मीडिएट करता है एंडोर्फिन। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ये क्या बोल रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये इसको बकायदे यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए अच्छा सवाल पूछा गया है यहाँ पे असर्शन रीजन में, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 0.5 के लिए आपको यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले सवाल के अंदर और 141 के अंदर। ठीक है, आसानी से नहीं दे रहा है आरपीएससी आपको एक नंबर यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्री में बटा हुआ है, मतलब ये बटा हुआ नंबर है आपको, 0.5 फ्री में दे रहा है आपको आरपीएससी। गेस्टाल्ट किसके बारे में बात करेगा, इल्यूजन क्या होता है, फिगर ग्राउंड परसेप्शन क्या होता है और 3 डायमेंशनल विजन में क्या होगा। ठीक है, इसी को देखिए हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर सवाल नंबर 143। आपको ये सीखना है, लर्निंग लेनी है आपको नेक्स्ट टाइम के लिए। देखिए अभी हमने आपको बताया था किसके बारे में, आपको बताया था पिछले पार्ट के अंदर विजुअल क्लिफ के बारे में। किसने किया था एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट किया था एलियनोर गिब्सन ने। किस पे था वो, आपके इन्फेंट के ऊपर था, यानी शिशुओं के ऊपर था। गहराई प्रत्यक्षीकरण के लिए वो इस्तेमाल होता है, त्रिविमाई दृष्टि के लिए वो इस्तेमाल होता है, 3 डायमेंशनल विजन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, डी के साथ क्या मैच करेगा, डी के साथ मैच करेगा 4। ये आपको मालूम पड़ गया, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए। अब यहाँ देखिए गेस्टाल्ट के अंदर क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, सब कुछ आपको आरपीएससी ने पेपर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए के साथ 1 जाएगा, आपका आंसर निकल गया है बड़े आराम से। 1 2 3 4 यहाँ पे सही ऑर्डर में दिया है। ठीक है, उन्होंने खुद यहाँ पर मेहनत मशक्कत नहीं की सवाल को कंफ्यूज करने के लिए। और इल्यूजन क्या है, फूल द आई। आप जब भी भ्रमित होते हैं तो क्या है, आंखों को मूर्ख बनाते हैं। जो जादूगर वगैरह अपना जादू दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी आंखों को मूर्ख बनाते हैं इल्यूजन दिखाकर। ठीक है, और आकृति एवं पृष्ठभूमि क्या है, आपका शेप परसेप्शन की कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ पर आकृति प्रत्यक्षीकरण की बात हो रही है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं अगला सवाल। और यहां से देखिए आपका जो है अब ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां से मॉड्यूल आपका देखिए यूनिट नंबर 1 के आपके सारे सवाल समाप्त हो गए हैं। ठीक है, यूनिट 1 के सारे सवाल आपके समाप्त हो गए हैं खास तौर पे। अब जो है आपकी अगली यूनिट स्टार्ट होती है, देखिए 144, 145, 146 आपका देखिए लर्निंग 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 आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ये आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इसी के साथ इस 3 पार्ट के अंदर आपके आरपीएससी ने जो पूछे थे यहाँ पर, इन 3 पार्ट के अंदर आपकी यूनिट नंबर 1 के सभी पीवाईक्यूज यहाँ पे कवर हो गए हैं। अगले पार्ट में हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा पार्ट था यहाँ पर, कुछ सवाल बचे थे यूनिट नंबर 2 के, जो भी आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं आरपीएससी के, उनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया है पार्ट नंबर 1 2 3 तो एक बार उसको फिर से देख लें अच्छे से। अगले पार्ट में मुलाकात होगी, स्टार्ट करेंगे हम आपके यूनिट 2 के वीडियो से। ऑलराइट, ओके, और जो आपने पीवाईक्यू बुक ऑर्डर कर ली है उससे आप प्रैक्टिस करते रहें हमारे साथ साथ में, ताकि आप भी जो है सवालों को वहीं पर नोट करते जाएं, जो आप गलतियां कर रहे हैं मार्क करने में उसको भी आप वहां पर सीखते जाएं। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस सीरीज के अंदर। आप देख रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यूज, और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी आज से यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में क्या क्या है उसको हम देखते हैं, एंड देन उसी के साथ साथ यूनिट नंबर 1 के पिछले 3 वीडियोस को, वीडियो नंबर 1, 2 और 3 को अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पूर्व आप जाकर उनको जरूर देख लें। और उसके पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर सिलेबस कि फिलहाल अभी तक हम यहाँ पर क्या क्या कवर कर चुके हैं। ये है आपका पेपर नंबर 1, और पिछले वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 1 के बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस के लगभग सभी सवाल हमने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सभी सवाल हमने कर लिए हैं उसके। ठीक है, आपने देखिए साइकोफिजिक्स पे सवाल देखा, आपने परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी पे सवाल देखा, परसेप्शन पे सवाल देखा, गेस्टाल्ट पे देखा, न्यूरोट्रांसमीटर पे देखा, नर्वस सिस्टम पे देखा, न्यूरल इंपल्स के ओरिजिन पे देखा, रिसेप्टर्स पे देखा, आपने फील्ड डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इस पे सवाल देखा, परसेप्चुअल डिफेंस आफ्टर इफेक्ट, यानी कि हर चीज पे आपको जो है सवाल मिला है इस आरपीएससी परीक्षा के अंदर। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगी आपकी यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 में आपको डील करना है इन सब सवालों के साथ। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आपको देखनी है लर्निंग एंड मेमोरी प्रक्रियाएं, एंड देन उसी के साथ साथ क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इससे संबंधित सवाल आपको आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 के आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके यहाँ पर पीवाईक्यू। तो पिछले वीडियो को हमने पार्ट नंबर 3 में जहां खत्म किया था उसी के बाद आगे आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिल रहे हैं। सवाल नंबर 144 देखिए क्या बोल रहा है। ये बात कर रहा है कि किस प्रकार के अनुबंधन में अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती हैं और ऐच्छिक होती है। इन विच काइंड ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्सेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यानी कौन सी कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, एसआर कंडीशनिंग,
किस कंडीशनिंग के अंदर आपको ये चीजें देखने मिलती हैं, जहां पर कार्य करने वाला कौन होता है, कंप्लीटली आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे कार्य करता है, और उसके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके ऐच्छिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से आसान सवाल है, सही आंसर क्या होगा इसका, आपका नैमित्तिक अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, एसआर कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में ये नहीं होता है। री इन्फोर्समेंट कंडीशनिंग थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शन में समझ रहे हैं आप दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऐसी कोई कंडीशनिंग तो होती नहीं है। और सवाल में क्या पूछा हुआ है, इन विच काइंड ऑफ कंडीशनिंग, तो आंसर सही क्या निकल कर आएगा, आपका नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, इसी के अंदर हम रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर 5 को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अनउत्तरित प्रश्न आपको करना ही नहीं है एग्जाम में, अगर आप हमारे वीडियोस को कंप्लीटली देख कर जा रहे हैं तो। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है, आपको दी गई है इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा, और इसी से संबंधित आपको एक डिफिकल्ट सवाल इस पेपर नंबर फर्स्ट में आपको देखने मिलेगा अभी आने वाले समय के अंदर। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट आपको। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने दी है, लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, जो आपका प्रभाव का नियम है उस पे काम करता है, और वो प्रभाव का नियम किसने दिया है, आपको दिया हुआ है ई.एल. थॉर्नडाइक ने। उसी के साथ साथ इन्होंने दो और नियम दिए हुए हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड इफेक्ट वहां पर। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो है अगला सवाल। अगला सवाल आपको दे रहा है यहाँ पर सवाल नंबर 145। ये पूछता है कि हु सजेस्टेड दैट लर्न्ड हेल्पलेसनेस मे बी ड्यू टू अ हायर लेवल रीजन ऑफ द ब्रेन नोन एज द वेंट्रोमेडिकल। अब यहाँ पे देखिए गलती से उन्होंने यहाँ पर मेडिकल लिख दिया है। ठीक है, वेंट्रोमेडिकल नहीं, वेंट्रोमीडियल होता है। वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विच हेल्प्स सब्जेक्ट डिटरमाइन व्हाट इज कंट्रोलेबल। सबसे पहले अगर हम बात करें लर्न हेल्पलेसनेस का, यानी कि अधिगत निसहायता यानी कि अधिगमित असहायपन के बारे में हमको किसने बताया है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बताया है मार्टिन सेलिगमैन ने। ठीक है, मार्टिन सेलिगमैन ने, वही जो आपके 1998 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं और अपनी पॉजिटिव साइकोलॉजी की नई स्ट्रीम, नई ब्रांच वहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको ये मालूम पड़ता है, आप बंडूरा एंड कोलर को सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर कहीं किसी प्रकार से हम गेस्टाल्ट या उस प्रकार की साइकोलॉजी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन है केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेलिगमैन और स्टीवन मायर के बीच में। ठीक है, आपने कितना भी पढ़ा है, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा कि सेलिगमैन जो है आके इस प्रकार से बात करेंगे आपके वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में, जो आपको ये बताता है कि क्या चीजें क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नॉलेज लेना है, यहाँ पे लर्निंग लेनी है, और सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 स्टीवन मायर। ठीक है, स्टीवन मायर ने आपको बताया है कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल, अब देखिए प्रीफ्रंटल है तो बट ऑब्वियस ही बात है आपके फ्रंटल लोब के आसपास की बात है, जो क्या हेल्प करता है, जो सब्जेक्ट को हेल्प करता है डिटरमाइन व्हाट इज कंट्रोलेबल, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे निर्धारण करने में क्या मदद करेगा, क्या मदद नहीं कर सकता है, ये कौन स्थापित करता है, वेंट्रोमेडिकल नहीं, वेंट्रोमीडियल। अगली बार ध्यान रखिए, सवाल पूछेगा आपसे कि ये निर्धारण करने में मदद करता है, ऑप्शन दे देगा आपको सेप्टम, टेगमेंटम, उस प्रकार से, और सही आंसर क्या होगा वहां पर, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एक लर्निंग वाला सवाल था। अब देखिए काफी सिंपल और आसान सवाल है। ठीक है, काफी सिंपल और आसान सवाल है, आपको अलग अलग प्रकार की कंडीशनिंग दी हुई है, समकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन और पश्चगामी अनुबंधन, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, एंड देन उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पर बैकवर्ड कंडीशनिंग। एंड इसको जाकर अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको वहां से इसका उत्तर मिल जाएगा गारंटी के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। देखिए ओनली ए बी, ए बी सी, ए डी, क्या सही मैच किया है यहाँ पे आपको ऐसा। ठीक है, आपको मैच करने नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये मैच करो ऐसे नहीं बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब देखिए समकालिक अनुबंधन में साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, व्हेन CS एंड US आर प्रेजेंटेड टुगेदर, जब अनुबंधित एवं अनअनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पर मैच किया हुआ है। डिलेड की बात करते हैं, विलंबित की बात करते हैं, व्हेन द ऑनसेट ऑफ CS प्रेसीड्स द ऑनसेट ऑफ US, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब कंडीशन स्टिमुलस है वो प्रेसीड करता है किसको, ऑनसेट ऑफ US को, तो ये डिलेड कंडीशनिंग के अंदर होता है, विलंबित अनुबंधन के अंदर ये चीज होती है। अब देखिए बात कर रहे हैं चिन्ह अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग में क्या बोल रहे हैं, द अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रेसीड्स द ऑनसेट ऑफ CS, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है इस प्रकार से। ठीक है, सी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है कि इस प्रकार से चीजें यहाँ पर नहीं होती है। और बैकवर्ड कंडीशनिंग में जस्ट इसका अपोजिट दे देंगे, यानी कि सी के साथ ये मैच करेगा, डी के साथ ये मैच करेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में जाएंगे आपको गारंटीड वहां पर रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे दो चीजें बस मैच कर रही हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अब उसके बेस पे हम इसको आंसर करते हैं।
आंसर सही क्या है? आंसर देखिए ए बी सी नहीं है सही आंसर, सही आंसर है आपका ओनली ए एंड बी। आपको ध्यान रखना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग अगली बार पूछेगा आपसे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है आपकी डिलेड कंडीशनिंग, उसके बाद उससे कमजोर होती है ट्रेस कंडीशनिंग, उसके बाद आपकी कमजोर होती है साइमल्टेनियस वाली, और उसके बाद होती है आपको बैकवर्ड कंडीशनिंग। ठीक है, इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, इस निमोनिक को ध्यान रखिएगा, डी टी एस बी, इस ऑर्डर में कंडीशनिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर होती है, सबसे वीकेस्ट यहाँ पर होती है। अगली बार आपको जमाने के लिए दे देगा ऑर्डर, तो आप परेशान मत होइएगा, इसको मार्क कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या है? ओनली ए एंड बी। अगर सी के सामने ये लिखा होता और डी के सामने ये लिखा होता तो सारे के सारे चीजें जो है एब्सोल्युटली सही होते, सारे के सारे आंसर्स आपके सही होते और ए बी सी डी हम सबको मार्क करते। लेकिन बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है? द यूएस प्रेसीड्स द ऑनसेट ऑफ सीएस। आपके सीएस के पहले आप क्या दे देंगे? आप अनकंडीशनल स्टिमुलस को दे देंगे, उसके बाद आप जो है घंटी वहां पर बजाते रहेंगे। और ट्रेस कंडीशनिंग में यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर लिखा है कि उसके बीच में कुछ टाइम गैप होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, डिलेड में अगर टाइम गैप 1 सेकंड का है या 2 सेकंड का है तो ट्रेस में टाइम गैप वो 5 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, और ये है आपका इवान वी पावलोव का डिफिकल्ट सवाल इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसको 0.5 नंबर के लिए सॉल्व करना आसान बिल्कुल भी नहीं है ये सवाल। ठीक है, दिस सवाल इज नॉट एट ऑल इजी, आसान सवाल नहीं है। पावलोव के बारे में आपने कभी भी ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि काफी पुरानी स्टडी से इसको लिया गया है। ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना है, सवाल कुछ ऐसे डालना है परीक्षा में जहां पर आपको जो है डिफिकल्टी का सामना करना पड़े। आप इस वाले की तरफ, ये सवाल ऐसा है जहां पर आप अनउत्तरित प्रश्न देना चाहते हैं अगर आपने नेगेटिव मार्किंग अगर आपके एग्जाम में है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर लर्निंग लेनी है, आगे के लिए आपको सीख के जाना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पावलोव ने, ठीक है, पावलोव को नोबेल प्राइज कब मिलता है? 1904 में मिला हुआ है उनके काम के लिए। ठीक है, नोबेल प्राइज 1904 में। अब बोल रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग पे उन्होंने काम तो किया लेकिन कुछ कंसेप्ट भी बताए हैं, कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी है इसके बारे में, वो क्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्टिकल मोज़ेक, डायनामिक स्टीरियोटाइप, इररेडिएशन एंड कंसंट्रेशन, और चौथा है आपका लेटेंट इनहिबिशन इफेक्ट। इनमें से केवल डी वाला ऐसा है जो क्या है, जो बहुत ही लेट आया हुआ है, ये पावलोव की बात बिल्कुल नहीं करता है। अव्यक्त अवरोध प्रभाव यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं होगी इसके बारे में, केवल कौन करेगा? डी को एलिमिनेट करिए। देखिए वो केवल ये चाह रहे थे, आपको मालूम है इन इसके बारे में और इन तीनों के बारे में या नहीं? अगर आपको इनके बीच डिफरेंस मालूम होता आप आंसर निकाल के ले जाते, केवल ए बी सी जो है इसका सही आंसर है। लेकिन ये एक मान सकते हैं, हकीकत में ये सवाल एक डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, अगली बार भी आपको इस प्रकार से कुछ ना कुछ सवाल मिलेगा, लेकिन उसको वहां समझदारी समझबूझ से आप उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 150 में से आपको 140 सवाल ऐसे मिलेंगे। 150 में से 140 सवाल आपको वो मिलेंगे जो आप यहाँ से करके जा रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं। कुछ 5-10 सवाल आपको इस प्रकार से टकराएंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और ये 5-10 सवाल ही जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप अपने नंबर कटा के ना आए। फिलहाल देखिए, कॉर्टिकल मोज़ेक, डायनामिक स्टीरियोटाइप और इररेडिएशन एंड कंसंट्रेशन जो है, इवान पावलोव ने जब वो पढ़ाई कर रहे थे, जब बता रहे थे इस कंडीशनिंग के बारे में, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी ओनली। इस सवाल को हम यहाँ पर नहीं, हम जो इसका अगला पार्ट आएगा आपके, ठीक है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीटली कि आपका ये सवाल डिफिकल्ट क्यों है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या पूरी लर्निंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट सेकंड के अगले लेक्चर के अंदर। फिलहाल यहाँ देखिए अगला सवाल है आपके सब सामने, सवाल नंबर 148। कौन से सिद्धांत को सामान्यतः आहा घटना से संदर्भित किया जाता है? विच थ्योरी इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द आहा फिनोमेना? टॉलमेंट की लेटेंट लर्निंग, कोहलर की इनसाइट थ्योरी, सेलिग्मैन। देखिए यही आंसर दिया हुआ है आपको, सेलिग्मैन्स लर्न्ड हेल्पलेसनेस थ्योरी, लेकिन इन्होंने केवल थ्योरी बताई है। स्टीवन मायर ने क्या किया, उसमें बढ़ चढ़ के काम किया, आगे जाके बताया कि देखिए वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वहां से चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बंडुरास की ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ना तो इसका आंसर ये है, ना ये है, ना ये है और ना ये है। सही आंसर क्या है? कोहलर्स की इनसाइट थ्योरी में आपको ये आहा फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से सिद्धांत को सामान्यतः आहा घटना से संदर्भित किया जाता है? कोहलर का सूद सिद्धांत जो है यहाँ पर, वो इसका सही आंसर है। टॉलमेंट की लेटेंट लर्निंग की बात नहीं हो रही है, सेलिग्मैन की इसकी बात नहीं है, बंडुरा की भी इसकी बात नहीं है। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 149 बोल रहे हैं, हु कॉइन्ड द टर्म इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट? ठीक है, इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट मूल प्रवृत्त्यात्मक झुकाव के प्रति ही पुनः लौट आने की प्रवृत्ति, यानी कि आपका क्या है, जो मूल प्रवृत्ति है आपका, ठीक है, उसके प्रति आप क्या करेंगे, बार बार यहाँ पर आएंगे। इसके बारे में या इस टर्म को पहले किसने कॉइन किया है? अब ये भी देखिए आपका एक फैक्चुअल सवाल है, जरूरी नहीं है इस प्रकार के फैक्ट आप रट के जाएंगे, याद करके जाएंगे, लेकिन सीखिए यहाँ पर ऑस्टरमैन 1962, ब्रिलेंस 61, बेनेट 63 और बुचर 64 यहाँ पर। ठीक है,
इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर है ब्रिलियंट्स 1961। क्या ये सवाल अगली बार आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा अगली बार ये सेम टू सेम सवाल, और अगर आएगा तो 0.5 नंबर आप फ्री के वहां से उठा लीजिएगा। अब यहाँ पर बोलते क्या है, इस इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट में होता क्या है, मान के चलिए यहाँ पे कोई जानवर है, उसको आपने लर्निंग कंडीशनिंग से कुछ सिखाया हुआ है, ठीक है। अब वो इसी रास्ते से जाएगा, ये रास्ता है उसी से जाएगा। अब क्या हुआ, उसकी इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट जब काम करेगी, आपने यहाँ ये रास्ता सिखाया है, लेकिन हो सकता है वो इस रास्ते से चला जाए, ठीक है। ये जो इस रास्ते से जा रहा है, अलग से कार्य कर रहा है, वो क्या है, वो उसका इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। यानी सिखाया आपने, कंडीशनिंग सब कुछ दी आपने कि ये रास्ते पे जाना है, लेकिन जब उसका इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट काम करेगा तो अपने वो अनकॉन्शियस तरीके से मतलब पहले से जिस तरह से काम करता है, उसकी जो इंस्टिंक्ट है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, वो क्या करेगा, वो उस प्रकार से वहां पर कार्य करेगा, ठीक है। तो ब्रिलियंट 1961 ने ये कंसेप्ट दिया हुआ था, ठीक है। इसको अगर हम देखें एक उदाहरण के तौर पर समझे कि जो आपका श्वान होता है, जो आपके डॉग्स होते हैं, उनकी अगर हम पूंछ की बात करें तो कैसी रहती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी, आपने सुना होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। वहीं पर देखिए कंडीशनिंग से उसको कितना सिखा दीजिए, वो स्ट्रेट कर लेगा कर लेगा कर लेगा। मान के चलिए उसने कर लिया स्ट्रेट, लेकिन जैसे ही उसका इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट काम करेगा, जैसे ही आपने वो पाइप हटाया, उस कंडीशनिंग को हटाया आपने, वो तुरंत कैसी हो जाएगी, फिर से आपकी वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहावत सुनी होगी आपने, उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ब्रिलियंट्स ने 1961 में आपको दिया है कंसेप्ट इस इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट के बारे में। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 150। जो आपने यहाँ पर ऊपर देखा था टोलमेंट्स की लेटेंट लर्निंग थ्योरी, उसी से संबंधित सवाल आपको डाला गया है यहाँ पर 150 नंबर के सवाल के अंदर, और इसी के साथ आपका जो है पेपर समाप्त होता है, और आपका जो यूनिट नंबर सेकंड का पहला वीडियो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूनिट नंबर सेकंड से केवल 6 सवाल आए हुए हैं, हम ठीक है, हमने स्टार्ट किया था 144 से, हम आ गए 150 पे, ऐसा नहीं है। अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो आपके यूनिट नंबर सेकंड के जो आपके बचे हुए सवाल हैं उनको हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सिंपली कह रहे हैं कि टोलमैन की मेज स्टडी में द फैक्ट दैट ग्रुप ऑफ रेड्स, इसको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा भली भांति रूप से कि वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी स्टडी है, उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, इसको अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं एक बार यहाँ पर। टोलमैन के मेज अध्ययन में वास्तविकता यह थी कि जिन चूहों के समूह को पुनर्बलन अध्ययन के 10 दिन बाद प्राप्त हुआ, उन्होंने मेज का अधिक शीघ्रता के साथ समाधान किया अपेक्षाकृत उन चूहों से जिन्हें प्रथम दिन से ही पुनर्बलन दिया जा रहा था। इस विश्लेषण से तात्पर्य यह है कि विशेष चूहे क्या कर रहे थे, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे स्टडी आप चूहों के बारे में, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। इन टोलमेंस मेज स्टडी, थोड़ा पेन छोटा करते हैं, इन टोलमेंस मेज स्टडी द फैक्ट दैट ग्रुप ऑफ रेड्स रिसीविंग रीइंफोर्समेंट ओनली आफ्टर 10 डे, ठीक है, जिनको क्या मिला, जिनको 10 दिन के बाद प्रॉब्लम दिया गया। द स्टडी सॉल्व द मेज फार मोर, द स्टडी सॉल्व द रेड सॉल्व द मेज फार मोर क्विकली, ठीक है, देन डिड द रेड्स हु हैड बीन रीइंफोर्स्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे, मतलब जिनको पहले दिन से प्रॉब्लम मिल रहा था, रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, उनके कंपैरिजन में 10वें दिन जिसको पहली बार मिला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको फटाफट से इस मेज को कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या है, कैन बी इंटरप्रेटेड टू मीन दैट दीज पर्टिकुलर रेड्स, यानी ये ऐसे विशेष चूहे थे जिन्होंने क्या किया, वे आर मोर स्मार्टर देन द अदर रेड्स, नो, हैड ऑलरेडी लर्न द मेज इन द फर्स्ट 9 डेज, यस, ये इसका सही आंसर होगा। हैड द अपॉर्चुनिटी टू चीट, नहीं नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। वे आर वेरी हंग्री, नहीं, ये भी कोई बात नहीं। सबसे मोस्ट लॉजिकल आंसर क्या लग रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रथम 9 दिन में मेज पहले से, देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी में, पर प्रथम 9 दिन में मेज पहले से सीख चुके थे, ठीक है, प्रथम 9 दिन में चूहे मेज पहले से सीख चुके थे, ठीक है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर है 100%, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। टोलमेंट की लेटेंट लर्निंग के बारे में आप जो है एनसीईआरटी रिफर कर सकते हैं, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने देखे यहाँ पर 7 सवाल जो आए थे आपके 144 से 150 तक, और जो एक सवाल था 147 नंबर का, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो अच्छा सवाल है और ये आपको लर्निंग देके जाएगा लाइफ टाइम में, आपने कभी देखा नहीं होगा, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर सेकंड में, जो अगला पार्ट देखने वाले हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो इसको प्रॉपर सीरीज को फॉलो करें। यूनिट नंबर 1 के सभी पीवाईक्यूज को हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको आप पार्ट 1 2 3 में देख लें, 1 2 3 में आपको मिल जाएंगे यूनिट नंबर 1 के वीडियोस। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड, ये चल रहा है आपका 4th पार्ट। अगले पार्ट में हम मिलेंगे तो हम जो बाकी के आपके सवाल हैं यूनिट नंबर सेकंड के, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ पीवाईक्यू की आप जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूस रखिए, क्योंकि आप ही के जो पीवाईक्यूज है, यहीं से जो आप एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं, यहीं से आपके मैक्सिमम स्कोर करने की आपकी जो प्रबलता है वो इसी प्रकार बढ़ती जाएगी, ठीक है। और आपको जाना है मैक्सिमम स्कोर की तरफ, और बेयर मिनिमम से आपको पास नहीं करना है, आपने मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है आने वाले आरपीएससी एपी एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, सी यू ऑल सून, टेक केयर।